ठीक है, अब हम फ्रेंच संविधान पर चर्चा करेंगे। फ्रांस की कहानी भी मतलब बड़ी अजीब है, खासकर उनके संविधानों की। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से, वो जो 1789 से 1799 वाली क्रांति थी, उसके बाद से तो सिस्टम वहां जैसे लगातार बदलता ही रहा है। हाँ बिल्कुल। आप अंदाजा लगाइए, औसतन हर 12 साल में एक नया संविधान। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फीचर रहा है फ्रेंच पॉलिटिकल हिस्ट्री का, अस्थिरता। मतलब जैसे कोई हर थोड़े सालों में अपना घर ही तोड़ के नया बना रहा हो। बिल्कुल। क्रांति के बाद से अगर देखें तो मतलब हिसाब लगाना भी मुश्किल है, पर हाँ, मोटे तौर पर 3 राजशाही वाले संविधान रहे हैं, 2 तानाशाही वाले, फिर 3 साम्राज्यवादी, नेपोलियन वाले। हाँ, और फिर 4 गणतांत्रिक संविधान भी आए और गए। ये वाकई एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोलर कोस्टर जैसा रहा है। बिल्कुल। और जो अभी चल रहा है वो है 5वां गणराज्य, फिफ्थ रिपब्लिक। ये 1958 में लागू हुआ, और इसके पीछे कहते हैं सबसे बड़ा हाथ था जनरल डी गॉल का। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के विजन और निर्देशों पर इसे तैयार किया गया था। तो मकसद क्या था इसका? देखिए, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जैसा आपने कहा, फ्रांस को एक मजबूत और स्थिर सरकार देना था। वो जो चौथा गणराज्य था ना इससे पहले, वो बहुत अस्थिर था। सरकारें मतलब फटाफट गिरती थीं। अच्छा। भारत में भी हमने वो 90s में देखा है ना, कोalition सरकारों का दौर। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ वैसा ही समझ लीजिए, पर शायद उससे भी ज्यादा अनस्टेबल। तो डी गॉल एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्रपति हो, हाँ। और सरकार टिक कर काम कर सके। तो देखते हैं इस 5वें फ्रेंच गणराज्य के संविधान की मुख्य बातें क्या हैं, इसके सेलिएंट फीचर्स। मोटो तो खैर दुनिया भर में मशहूर है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हाँ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ये संविधान ये भी कहता है कि फ्रांस एक इनडिविजिबल यानी अविभाज्य, और सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। हाँ सेक्युलर, ये शब्द अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, खासकर आज के दौर में। बिल्कुल। पहला फीचर क्या है? ये कि एक लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। अमेरिका की तरह सब कुछ बाकायदा लिखा हुआ है। हाँ, ये ब्रिटिश सिस्टम से अलग है। वहाँ तो बहुत कुछ कन्वेंशंस पर चलता है, लिखा हुआ नहीं है। हाँ। फ्रेंच संविधान में शुरुआत में एक प्रस्तावना थी, प्रियम्बल, और करीब 92 आर्टिकल्स थे जो 15 चैप्टर्स में बंटे थे। बस 92? हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है। हाँ, शुरुआत में 92 थे। अब तो खैर वक्त के साथ इसमें कई संशोधन, अमेंडमेंट्स हुए हैं, और ये चैप्टर्स जो हैं ये देश चलाने की पूरी रूपरेखा तय करते हैं। अच्छा, क्या क्या है इनमें? जैसे संप्रभुता किसके पास होगी, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी, सरकार कैसे बनेगी, संसद का क्या रोल होगा, उनके आपस के रिश्ते कैसे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधियां कैसे होंगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल होगी, वगैरह वगैरह। मतलब बेसिकली देश का पूरा ऑपरेटिंग मैनुअल है ये। ऑपरेटिंग मैनुअल, हाँ सही शब्द है। और वो मोटो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये संविधान की आत्मा है ना? उसके प्रियम्बल में भी झलकता है। बिल्कुल। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात है, वैसे ही ये फ्रांस की बुनियाद है। अच्छा, तो लिखित हो गया। दूसरा फीचर है कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। ये ब्रिटिश वाले से उल्टा है, वो तो लचीला है, संसद आराम से बदल देती है। हाँ, ये रिजिड है। अब रिजिड का मतलब ये नहीं कि इसे बदला ही नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, पर प्रोसेस मुश्किल है। जैसे घर का बुनियादी ढांचा बदलना मुश्किल होता है ना। हाँ, अंदर का पेंट तो बदल लो। हाँ, पेंट या फर्नीचर बदलना आसान है, वैसे ही संविधान के कोर को बदलना मुश्किल है। तो कैसे बदला जाता है, क्या प्रक्रिया है? देखिए, इसके अमेंडमेंट के लिए खास प्रक्रिया है, स्पेशल प्रोसीजर। एक तरीका तो यह है कि संसद के दोनों सदन यानी नेशनल असेंबली और सेनेट उसमें संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 60% वोट डालें। 60%? हाँ। 3/5वां बहुमत, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। आम कानून तो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा रास्ता राष्ट्रपति के पास है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो किसी संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को सीधे जनता के सामने रख सकते हैं। मतलब रेफरेंडम? हाँ, नेशनल रेफरेंडम करा सकते हैं। अगर जनता ने बहुमत से हाँ कर दिया तो संविधान बदल जाएगा। ये सीधा जनता से पूछने वाला सिस्टम भी दिलचस्प है। लेकिन क्या सब कुछ बदला जा सकता है? मान लीजिए कल कोई कहे कि फ्रांस में फिर से राजशाही ले आते हैं, राजा बना देते हैं किसी को। नहीं नहीं, यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। संविधान का एक अनुच्छेद साफ तौर पर कहता है कि फ्रांस का गणतांत्रिक स्वरूप, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो संशोधन के दायरे से बाहर है। अच्छा। हाँ, अब संविधान में और बदलाव कर सकते हैं,
पर फ्रांस एक गणराज्य ही रहेगा, उसे आप राजशाही या कुछ और नहीं बना सकते। हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, खासकर फ्रांस के इतिहास को देखते हुए। हाँ बिल्कुल, जहाँ बार बार क्रांति हुई, फिर नेपोलियन सम्राट बन गए, फिर राजशाही लौटी। लगता है इस बार उन्होंने पक्का कर लिया कि भाई ये राजा रानी वाला चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। सही बात है। चलिए अगला फीचर देखते हैं, एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि सारी शक्तियां पेरिस में बैठी केंद्र सरकार के पास है। हाँ बिल्कुल। राज्यों वाला सिस्टम नहीं है जैसे भारत या अमेरिका में। हाँ, ये भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ तो संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। हाँ। पर फ्रांस में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं है। सारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर फंडामेंटली केंद्र सरकार के पास है, पेरिस में। तो फिर वहां जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो डिपार्टमेंट्स या कम्यून्स वगैरह, उनका क्या स्टेटस है? वो मूलतः प्रशासनिक सुविधा के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। केंद्र सरकार उन्हें बनाती है, उनकी सीमाएं तय करती है और चाहे तो खत्म भी कर सकती है। अच्छा। उन्हें संविधान से कोई सीधी शक्ति या गारंटी नहीं मिलती। सब कुछ पेरिस से ही चलता है। कहा तो ये भी जाता है कि फ्रांस इस मामले में ब्रिटेन से भी ज्यादा यूनिटरी है। अरे बाप रे, मतलब इतना सेंट्रलाइजेशन। सोचिए अगर दिल्ली ये तय करने लगे कि चेन्नई के किसी मोहल्ले की सड़क का नाम क्या होगा। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। सेंट्रलाइजेशन का लेवल बहुत ज्यादा है। ये वाला पॉइंट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चौथा फीचर, फ्रिंज सिस्टम ना तो पूरी तरह से प्रेसिडेंशियल है जैसे अमेरिका, और ना ही पूरी तरह पार्लियामेंट्री जैसे ब्रिटेन या भारत। हाँ, ये एक मिक्सचर है, क्वाजी प्रेसिडेंशियल और क्वाजी पार्लियामेंट्री, मतलब दोनों का मिला जुला रूप। बिल्कुल। जैसे कोई डिश हो जिसमें दो अलग रेसिपी मिला दी हो। हाँ, कह सकते हैं। इसे अर्ध-अध्यक्षात्मक और अर्ध-संसदीय कहते हैं। एक तरफ यहाँ एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्रपति है। हाँ। राष्ट्रपति को लोग सीधे वोट देके 5 साल के लिए चुनते हैं। फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस जैसे मामलों में राष्ट्रपति का बहुत दबदबा रहता है। वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री वाला पुट कहाँ से आता है? वो ऐसे कि एक प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, हाँ। और उसकी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त तो करते हैं, लेकिन ये सरकार संसद के निचले सदन यानी नेशनल असेंबली के प्रति जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। हाँ। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के प्रति। हाँ बिल्कुल। अगर नेशनल असेंबली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। ये बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है ना, मंत्रियों को लेकर, वो सुना था मैंने। हाँ, और ये बहुत यूनिक पेंच है। फ्रांस में मंत्री संसद के सदस्य नहीं हो सकते, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट नहीं हो सकते। क्या बात कर रही हैं? हाँ, अगर किसी सांसद एमपी को मंत्री बनाया जाता है तो उसे अपनी संसद की सीट छोड़नी पड़ती है। ये तो भारत या यूके से एकदम उल्टा है। वहां तो मंत्री बनने के लिए या तो आप एमपी हो या 6 महीने में बनना पड़ता है। बिल्कुल। फ्रांस में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को इस तरह सख्ती से अलग रखा गया है। सोचिए जैसे किसी कंपनी में मैनेजमेंट टीम यानी मंत्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संसद का हिस्सा नहीं हो सकती। गजब। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव और कार्यकाल को लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं, सोर्स बताता है। हाँ, हुए हैं। शुरू में 1958 के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती थी, एक इलेक्टोरल कॉलेज करता था। अच्छा, जैसे अमेरिका में होता है। हाँ, कुछ वैसा ही, जिसमें संसद, स्थानीय प्रतिनिधि वगैरह होते थे। लेकिन 1962 में डी गॉल ने रेफरेंडम कराकर इसे डायरेक्ट इलेक्शन में बदल दिया। सीधे जनता चुने। हाँ, इससे राष्ट्रपति की ताकत और लेजिटिमेसी और बढ़ गई, क्योंकि वो सीधे जनता से चुनकर आने लगे। और कार्यकाल, टर्म, वो भी बदला है। बिल्कुल। पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता था। 7 साल? काफी लंबा है। हाँ, बहुत लंबा माना जाता था। दुनिया के ज्यादातर लोकतंत्रों में इतना लंबा कार्यकाल नहीं होता। तो साल 2000 में इसे घटाकर 5 साल कर दिया गया। क्यों? इसका एक बड़ा कारण ये था कि नेशनल असेंबली का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। दोनों का कार्यकाल बराबर होने से कोहैबिटेशन की स्थिति कम पैदा होती है। कोहैबिटेशन, ये क्या होता है? फ्रेंच शब्द लग रहा है। हाँ, कोहैबिटेशन वो स्थिति है जब राष्ट्रपति एक पार्टी का हो और संसद में बहुमत दूसरी पार्टी का हो, तो फिर प्रधानमंत्री भी दूसरी पार्टी का बनाना पड़ता है। अच्छा, तो खींचतान होती होगी। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच खींचतान चलती रहती है, जो सरकार के कामकाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो कार्यकाल बराबर होने से उम्मीद थी कि जनता राष्ट्रपति और संसद दोनों के लिए
एक ही पार्टी या गठबंधन को चुनेगी। समझ गया। और कोई कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर भी कोई लिमिट लगी है क्या, टर्म लिमिट्स? हाँ, 2008 में ये बदलाव किया गया। उससे पहले कोई सीमा नहीं थी, आप जितनी बार चाहें चुने जा सकते थे। लेकिन 2008 के संशोधन के बाद कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब 5 साल फिर दोबारा 5 साल बस। हाँ, उसके बाद आपको ब्रेक लेना होगा। आप बाद में फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, पर लगातार तीसरी बार नहीं। अच्छा, ये टर्म लिमिट्स वाली बहस तो आजकल हर जगह चलती है। अमेरिका में भी 2 ही बार बन सकते हैं राष्ट्रपति। हाँ बिल्कुल। चलिए, अगला फीचर है द्विसदनीयता, बाइकैमरलिज्म। मतलब फ्रेंच संसद में 2 सदन हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल। वहाँ निचला सदन है नेशनल असेंबली और ऊपरी सदन है सेनेट। तो नेशनल असेंबली के बारे में कुछ बताइए, इसमें कितने सदस्य होते हैं? नेशनल असेंबली में 577 सदस्य होते हैं। उन्हें डेप्यूटीज कहा जाता है। डेप्यूटीज, अच्छा। इनका चुनाव सीधे जनता करती है 5 साल के लिए। कानून बनाने, बजट पास करने और सरकार पर नजर रखने में इसी सदन की भूमिका मुख्य है। ये ज्यादा शक्तिशाली सदन है, डोमिनेंट एंड पावरफुल। मतलब अगर दोनों सदनों में किसी बात पर ठन जाएं तो आखिरी फैसला नेशनल असेंबली का ही माना जाता है। काफी हद तक ही हमारे लोकसभा जैसा है पावर के मामले में। और सेनेट, वो ऊपरी सदन। सेनेट में 348 सदस्य होते हैं, जिन्हें सेनेटर्स कहते हैं। इनका चुनाव सीधे जनता नहीं करती। अच्छा, फिर कौन करता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इन्हें स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर के चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे मेयर, पार्षद वगैरह होते हैं ना, वो मिलकर चुनते हैं। ओह अच्छा, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 3 साल में आधे सदस्य रिटायर होते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल हमारी राज्यसभा जैसा सिस्टम है। हाँ, कुछ वैसा ही है। इसमें निरंतरता बनी रहती है। सेनेट की शक्तियां नेशनल असेंबली से कम हैं, लेकिन ये विधेयकों पर गहराई से विचार करती है और माना जाता है कि ये जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों पर रोक लगा सकती है। तो ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसका शायद एक फायदा ये भी होता होगा कि सदस्य रोजमर्रा की पॉपुलिस्ट राजनीति से थोड़ा हटकर सोच पाते होंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि वो लंबे नजरिए से सोच सकते हैं। छठा फीचर है तर्कसंगत संसद, रैशनलाइज्ड पार्लियामेंट। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी संसद जिसकी शक्तियों को जानबूझकर सीमित किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड। अच्छा, खासकर कार्यपालिका यानी सरकार की तुलना में। अच्छा, मतलब संसद की पावर कम की गई है। हाँ, ये फिर से डी गॉल के मूल विचार से जुड़ा है। एक मजबूत कार्यपालिका चाहिए और संसद की वो बेलगाम ताकत कम करनी है जो चौथे गणराज्य की अस्थिरता का एक बड़ा कारण बनी थी। तो कैसे सीमित किया गया है? मतलब संसद हर मुद्दे पे कानून नहीं बना सकती? हाँ, कुछ ऐसा ही है। संविधान में बाकायदा एक लिस्ट दी गई है, आर्टिकल 34 में। उसमें बताया गया है कि संसद किन-किन विषयों पर कानून बना सकती है। कैसे? जैसे नागरिक अधिकार, अपराध और सजा, टैक्स, राष्ट्रीय रक्षा, शिक्षा के मूल सिद्धांत वगैरह। ठीक है। बाकी सभी मामले जिन्हें रेगुलेटरी डोमेन कहा जाता है, उन पर सरकार सीधे एग्जीक्यूटिव डिक्री यानी कार्यकारी आदेश जारी करके नियम बना सकती है। इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं। अरे, ये तो भारत से बहुत अलग है। हमारे यहाँ तो संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो उसकी लिस्ट में हो। हाँ, ये फ्रांस में बहुत बड़ा फर्क है। और क्या संसद अपनी कानून बनाने की शक्ति भी सरकार को दे सकती है, डेलीगेट कर सकती है? हाँ, ये भी प्रावधान है। आर्टिकल 38 के तहत संसद सरकार को कुछ समय के लिए या कुछ खास मकसदों के लिए अध्यादेश, ऑर्डिनेंसेस जारी करने का अधिकार दे सकती है, उन मामलों में भी जो सामान्य तौर पर संसद के कार्यक्षेत्र में आते हैं। और ये अध्यादेश फिर कानून बन जाते हैं? ये तुरंत लागू हो जाते हैं। हालांकि बाद में उन्हें संसद से पास कराना पड़ता है, पर कुल मिलाकर सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि सरकार के पास कानून बनाने और लागू करने की काफी शक्ति रहे और वो संसद की रोज-रोज की राजनीति में ज्यादा फंसी नहीं। समझ गया। तो असल पावर काफी हद तक कार्यपालिका के हाथ में दे दी गई है ताकि स्थिरता बनी रहे, संसद थोड़ी लगाम में रहती है। बिल्कुल, ये पूरा डिजाइन ही एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव के इर्द गिर्द बुना गया है। 7वां पॉइंट है संवैधानिक परिषद, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। ये क्या चीज है? क्या ये फ्रांस का सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट जैसी नहीं है। खासकर भारत या अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जैसी तो बिल्कुल नहीं। इसे आप एक तरह की संवैधानिक निगरानी संस्था कह सकते हैं, एक जुडिशियल वॉचडॉग। अच्छा, वॉचडॉग। तो क्या काम है इसका?
इसका मुख्य काम ये देखना है कि संसद से पास हुए कानून और सरकार के कुछ आदेश संविधान के हिसाब से हैं या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुरूप हैं या नहीं। और साथ ही ये राष्ट्रपति चुनाव, संसदीय चुनाव और रेफरेंडम की निगरानी भी करती है कि सब निष्पक्ष तरीके से हो, कोई धांधली ना हो। अच्छा, इसमें कौन लोग होते हैं, सदस्य कौन बनते हैं इसके? इसमें 9 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है और वो दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते। 9 साल, ये भी लंबा है। हाँ, और हर 3 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं ताकि निरंतरता बनी रहे। इनमें से 3 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं, 3 को नेशनल असेंबली का अध्यक्ष और 3 को सेनेट का अध्यक्ष। और कोई? इनके अलावा फ्रांस के सभी पूर्व राष्ट्रपति, मतलब जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो अपने आप इसके आजीवन सदस्य बन जाते हैं। हालांकि आजकल वो इसकी बैठकों में ज्यादातर हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन क्या इसकी राय मानना जरूरी है? क्या ये किसी कानून को रद्द कर सकती है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? बाइंडिंग है इसकी राय? यहीं पर इसका भारतीय या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से फर्क है। पारंपरिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को मुख्य रूप से एक सलाहकार संस्था, एडवाइजरी बॉडी माना जाता था, खासकर जब वो कानून लागू होने से पहले उसकी जांच करती थी। उसकी राय हमेशा बाइंडिंग नहीं होती थी। अच्छा, तो फिर फायदा क्या? लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसकी भूमिका और इज्जत काफी बढ़ी है। अब ये कानूनों की संवैधानिकता पर ज्यादा प्रभावी नियंत्रण रखती है और इसके फैसले ज्यादातर माने जाते हैं। फिर भी इसकी जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट जितनी व्यापक नहीं है। मतलब? हमारा सुप्रीम कोर्ट तो किसी भी कानून को कभी भी संविधान का उल्लंघन करने पर रद्द कर सकता है। फ्रांस में ये काउंसिल ज्यादातर कानून बनने से पहले या कुछ खास परिस्थितियों में ही जांच करती है। ये कुछ ऐसा है जैसे परिवार का कोई बुजुर्ग हो, जिसकी सलाह पहले शायद सिर्फ सलाह होती थी, पर अब सब उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, पर वो फिर भी कोर्ट का आदेश नहीं है। इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। ठीक है, और आखिरी फीचर, राजनीतिक दलों को मान्यता, रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें क्या खास बात है? पार्टियां तो हर लोकतंत्र में होती हैं। हाँ, होती है। खास बात यह है कि फ्रांस के लंबे गणतांत्रिक इतिहास में 1958 का संविधान पहला था जिसने बाकायदा राजनीतिक दलों का जिक्र किया और उन्हें देश की राजनीतिक व्यवस्था का एक जरूरी और सामान्य हिस्सा माना। सच में इससे पहले नहीं था? आर्टिकल 4 में ये कहा गया है। इससे पहले के संविधानों में पार्टियों का ऐसा स्पष्ट उल्लेख और स्वीकृति नहीं थी। उन्हें बस मान लिया जाता था कि वो है, पर संविधान में जगह नहीं थी। अच्छा, तो ये भी एक बड़ा बदलाव था। और उनके लिए कोई शर्त भी रखी है कि कैसी पार्टी होनी चाहिए? हाँ, एक बुनियादी शर्त है। संविधान कहता है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय संप्रभुता, नेशनल सॉवरेनिटी और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के सिद्धांतों का सम्मान करना होगा। मतलब देश के खिलाफ ना हो और डेमोक्रेसी में यकीन रखें। हाँ, बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से बन सकते हैं, काम कर सकते हैं, पर उन्हें देश की एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना होगा। ये सुनने में बड़ा बेसिक लगता है, जैसे किसी कॉलेज में कहें कि रैगिंग नहीं करनी है। पर फ्रांस के इतिहास को देखें, जहाँ क्रांति, तानाशाही, राजशाही, गणराज्य सब कुछ हुआ है और अलग अलग विचारधाराओं में जबरदस्त टकराव रहा है, तो शायद संविधान बनाने वालों को लगा कि भाई ये लिख देना जरूरी है कि आप कोई भी पार्टी बनाओ, पर कम से कम लोकतंत्र और देश की संप्रभुता पर तो सहमत होना पड़ेगा। ये भी सही है। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। तो ये थे फ्रेंच संविधान के कुछ मुख्य पहलू। वाकई शक्तियों का एक अनोखा संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। हाँ। एक तरफ ताकतवर राष्ट्रपति और सरकार, दूसरी तरफ संसद और संवैधानिक परिषद, सब चेक एंड बैलेंस में। बिल्कुल। और हर पहलू के पीछे वो स्थिरता और मजबूत नेतृत्व की तलाश साफ दिखती है, जो 5वें गणराज्य को बनाने का मुख्य मकसद था। ये दिलचस्प है कि कैसे एक देश अपने इतिहास के अनुभवों से सीखकर अपने सिस्टम को डिजाइन करता है। पर सोचने वाली बात यह भी है कि क्या स्थिरता की ये तलाश कभी-कभी लोकतंत्र के दूसरे पहलुओं पर भारी पड़ती है, जैसे संसद की सर्वोच्चता या ज्यादा विकेंद्रीकरण? हाँ, ये एक सवाल है जिस पर शायद फ्रांस में भी बहस चलती रहती होगी। ये संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर आते हैं। जो स्रोत हमें मिले हैं उनमें इनके चुनाव, कार्यकाल, शक्तियों के बारे में
काफी डिटेल में है और पहली नजर में ही लगता है कि भाई ये पद तो काफी पावरफुल है, शायद हमारे सिस्टम से बिल्कुल अलग। हाँ बिल्कुल। फ्रांस का जो सिस्टम है ना, फिफ्थ रिपब्लिक जिसे कहते हैं, उसमें राष्ट्रपति की भूमिका वाकई बहुत सेंट्रल है। मतलब ये हमारे यहाँ के राष्ट्रपति या समझिए ब्रिटिश क्राउन जैसी सेरेमोनियल भूमिका से कहीं ज्यादा एक्टिव और ताकतवर है। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि वो संविधान का पिवट यानी धुरी है। धुरी? हाँ। तो चलो देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। शुरुआत चुनाव से करते हैं। हाँ, चुनाव का तरीका ही अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। स्रोत बताते हैं कि शुरू में मतलब 1958 के ओरिजिनल संविधान में राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं चुनती थी। अच्छा। हाँ, एक इलेक्टोरल कॉलेज हुआ करता था, कुछ हमारे राष्ट्रपति चुनाव जैसा, पर उसमें लोग अलग थे। कौन लोग थे इसमें? उस कॉलेज में संसद के सदस्य मतलब नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों के, फिर जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके प्रतिनिधि, और फ्रांस की जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं वहां के प्रतिनिधि भी। काफी घुमावदार सिस्टम था समझ लीजिए। हाँ, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन था जैसे हमारे यहाँ होता है कुछ, पर ये शायद और कॉम्प्लेक्स था। बिल्कुल। सोचिए जैसे हमारे यहाँ गांव के प्रधान, शहरों के मेयर, सांसद, विधायक सब मिलकर राष्ट्रपति चुन रहे हो, लेकिन शायद वोट का वजन अलग अलग हो, वैसा कुछ। लेकिन फिर 1962 में एक बड़ा चेंज आया, है ना? हाँ, चार्ल्स डी गॉल के टाइम में एक रेफरेंडम हुआ और ये तय हुआ कि अब राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करेगी, यूनिवर्सल सफरेज से। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्शन जैसे हम लोकसभा में अपना सांसद चुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही फ्रांसीसी अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। एग्जैक्टली। और इससे ना राष्ट्रपति को एक सीधी लेजिटिमेसी मिलती है, वो सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह महसूस करते होंगे। थ्योरी में तो यही है। और जीतने का तरीका भी अलग है शायद, हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ सबसे ज्यादा वोट ले आना काफी नहीं है। कैंडिडेट को जीतने के लिए चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब कुल जितने वोट पड़े हैं उसका 50% से ज्यादा, 50% प्लस 1 वोट। हमारे यहाँ तो कई बार 30% वोट वाला भी जीत जाता है, क्योंकि वो बाकियों से बस थोड़ा सा आगे होता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, और अगर पहले राउंड में किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले तो? ऐसा तो होता ही होगा अक्सर जब कई सारे उम्मीदवार हों। बिल्कुल होता है, जैसे हमारे यहाँ भी होता है। कई बार निर्दलीय मिलाकर इतने कैंडिडेट हो जाते हैं कि वोट बुरी तरह बंट जाते हैं। हाँ, कॉलेज के सीआर चुनाव याद आ गए, जहां जीतने वाले को मुश्किल से 20% वोट मिलते थे। सही। तो ऐसी सिचुएशन के लिए फ्रांस में होता है दूसरा दौर, मतलब सेकेंड बैलेट, आमतौर पर पहले राउंड के 2 हफ्ते बाद। ओके, सेकेंड राउंड। सिर्फ वही 2 उम्मीदवार जा सकते हैं जिन्हें पहले राउंड में सबसे ज्यादा वोट मिले हों, टॉप 2। बाकी सब रेस से बाहर। अरे वाह, तो मतलब वोटर्स को फिर इन्हीं 2 में से चुनना होता है। हाँ, तो अब जाहिर है किसी ना किसी को तो 50% से ज्यादा वोट मिल ही जाएंगे। ये अच्छा सिस्टम है वैसे। ये पक्का करता है कि जो भी जीते उसे कम से कम आधे वोटर्स का क्लियर मैंडेट तो है। शायद इससे सरकार चलाने में ज्यादा स्थिरता भी आती होगी। शायद हमारे यहाँ की तरह नहीं कि 30% वोट पे सरकार बन गई और फिर हमेशा गठबंधन की खींचतान, प्रेशर बना रहता है। हाँ, और शायद ये सिस्टम पार्टियों को भी पहले राउंड से पहले ही गठबंधन या कोई तालमेल बनाने के लिए मोटिवेट करता होगा, क्योंकि सबको पता है कि अंत में मुकाबला सिर्फ टॉप 2 में ही होना है। बहुत अच्छा पॉइंट है। चुनाव के बाद की जोड़ तोड़ के बजाय शायद पहले ही रणनीति बनानी पड़ती होगी कि सेकेंड राउंड तक कैसे पहुंचे। सही। अच्छा, अब कार्यकाल की बात करते हैं। टेन्योर कितने साल के लिए चुने जाते हैं? स्रोत बताते हैं कि अब राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब? हाँ, मतलब पहले अलग था। हाँ, पहले ये 7 साल हुआ करता था, पर बाद में इसे घटाकर 5 साल कर दिया गया। शायद इसलिए ताकि राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली, जो उनका निचला सदन है, उनके चुनाव साथ-साथ या आसपास हो सके। इससे वो कोहैबिटेशन वाली सिचुएशन कम हो। ओ, कोहैबिटेशन यानी जब राष्ट्रपति एक पार्टी का हो और संसद में बहुमत दूसरी पार्टी का। हाँ, वो सिचुएशन तो अजीब होती होगी। बिल्कुल। अच्छा, और वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं, रीइलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन लगातार सिर्फ एक और कार्यकाल के लिए। मतलब मैक्सिमम 10 साल लगातार, कुछ अमेरिकी प्रेसिडेंट जैसा। हाँ, बस वहाँ टर्म 4 साल का होता है। एक बात जो मुझे स्रोतों में पढ़कर बहुत ही अजीब लगी, वो ये कि राष्ट्रपति पद के लिए संविधान में कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ तक कि मिनिमम एज लिमिट भी नहीं है। मतलब टेक्निकली कोई 18 साल का नौजवान भी चुनाव लड़ सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये वाकई बहुत अनोखी बात है। मुझे भी पढ़कर हैरानी हुई थी। हमारे यहाँ तो देखिए सरपंच बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र 21 साल है,
विधायक सांसद के लिए 25, राष्ट्रपति के लिए 35 साल। एग्जैक्टली। फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं। व्यवहार में शायद ऐसा होता नहीं होगा कि कोई बहुत ही कम उम्र का व्यक्ति चुन लिया जाए, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कोई रोक नहीं है। पता नहीं, शायद उनका फोकस उम्मीदवार की पॉपुलैरिटी और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस पर ज्यादा रहता है, बजाय के नियमों में बांधने के। हो सकता है। अच्छा, और अगर कार्यकाल के बीच में पद खाली हो जाए, मान लीजिए राष्ट्रपति का निधन हो जाए या वो इस्तीफा दे दें या उन्हें हटा दिया जाए, तब क्या होता है? टेम्पररी बॉस कौन बनता है? ऐसे सिचुएशन में जो सीनेट है, उनका ऊपरी सदन, उसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट, वो अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का काम संभालते हैं। ओके, सीनेट के प्रेसिडेंट। हाँ, लेकिन उनकी शक्तियां पूरी नहीं होती। स्रोत साफ कहते हैं कि वो ना तो रेफरेंडम करा सकते हैं और ना ही नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो बड़े फैसले नहीं ले सकते। ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। अच्छा, कि टेम्पररी अरेंजमेंट में कोई बड़ा परमानेंट फैसला ना ले लिया जाए। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए सीनेट के अध्यक्ष भी किसी वजह से उपलब्ध ना हो, तब तो फिर पूरी सरकार यानी मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कलेक्टिवली ये जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है। और क्या राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, जैसे हमारे यहाँ इम्पीचमेंट का प्रोसेस है? हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही ग्राउंड पर, गंभीर देशद्रोह, हाई ट्रीजन। सिर्फ हाई ट्रीजन और कुछ नहीं? नहीं, स्रोत यही बताते हैं। और प्रक्रिया बहुत कठिन है। संसद के दोनों सदनों को, मतलब नेशनल असेंबली और सीनेट, दोनों को अलग अलग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करना होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कुल सदस्यों के बहुमत से। हाँ, सिर्फ उपस्थित और वोट करने वालों का बहुमत नहीं, पूरे सदन का बहुमत। बाप रे, मतलब अगर राष्ट्रपति की पार्टी का किसी एक सदन में भी ठीक ठाक नंबर है तो उन्हें हटाना तो लगभग नामुमकिन होगा। ये तो बहुत हाई बार सेट किया हुआ है। बिल्कुल। और सिर्फ प्रस्ताव पास होना ही काफी नहीं है। संसद द्वारा आरोप तय होने के बाद, मतलब इंडिक्टमेंट के बाद, मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में होती है। अच्छा, कोर्ट में ट्रायल भी होता है? हाँ, तो ये एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। शायद इसीलिए रखी गई है ताकि पॉलिटिकल बदले की भावना से इसका मिसयूज ना हो। सही बात है। चलिए, अब आते हैं उस चीज पर जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति को इतना खास बनाती है, उनकी शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस। स्रोत बार बार कह रहे हैं कि वो संविधान की धुरी हैं, डोमिनेंट पोजीशन में, असली हेड ऑफ स्टेट हैं। लगता है असली पावर सेंटर तो यही है। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी बड़ी कंपनी में चेयरमैन और एमडी एक ही व्यक्ति हो, जिसके पास सारे बड़े फैसले लेने का अधिकार हो। कुछ वैसा समझ लीजिए। ये भारत के राष्ट्रपति से तो बहुत अलग है, जहां वो संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन असली एग्जीक्यूटिव पावर तो पीएम और कैबिनेट के पास है। हाँ, फ्रांस में शक्तियां राष्ट्रपति में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लगती हैं। चलिए इनको ना ग्रुप्स में देखते हैं, क्योंकि लिस्ट तो काफी लंबी है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। पहला ग्रुप देखते हैं सरकार बनाने और चलाने में उनकी भूमिका। ठीक है। सबसे पहले वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और उनका इस्तीफा भी स्वीकार करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त तो करते हैं, पर उन्हें आमतौर पर उसी व्यक्ति को चुनना होता है जिसके पास नेशनल असेंबली यानी निचले सदन का बहुमत हो। अच्छा, ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा हुआ फिर? हाँ, कुछ। अगर राष्ट्रपति की अपनी पार्टी का बहुमत है नेशनल असेंबली में, तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी पसंद का पीएम चुन सकते हैं। लेकिन अगर बहुमत विपक्षी पार्टी का है, जिसे कोहैबिटेशन कहते हैं। एग्जैक्टली, कोहैबिटेशन, तो उस स्थिति में उन्हें मजबूरन विपक्ष के नेता को पीएम बनाना पड़ता है। ये एक दिलचस्प मजबूरी है। सोचिए, घर के मुखिया आप हैं, लेकिन घर का बजट और मैनेजमेंट किसी और के हाथ में, जिसके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, सही कहा। ओके, तो पीएम अपॉइंट हो गया, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर वो बाकी मंत्रियों को नियुक्त और बर्खास्त करते हैं। अच्छा, यहाँ प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी मंत्री नहीं बना सकते या हटा नहीं सकते, पीएम की सिफारिश चाहिए। ठीक है, लेकिन जो अगली पावर है वो उन्हें सरकार पर सीधा कंट्रोल देती है ना? कौन सी? वो मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ कैबिनेट मीटिंग पीएम हेड करते हैं, राष्ट्रपति उसमें होते ही नहीं। फ्रांस में राष्ट्रपति हर कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं, एजेंडा तय करने में भूमिका निभाते हैं, चर्चा को दिशा देते हैं। मतलब डे टू डे गवर्नेंस पर सीधा प्रभाव, सरकार की हर पॉलिसी, हर फैसले पर उनकी छाप रहती होगी। ये तो जबरदस्त पावर है। बिल्कुल। इससे उन्हें नीतियों को गाइड करने, कंट्रोल करने का सीधा मौका मिलता है। अब दूसरा ग्रुप देखते हैं, कानून और संविधान से जुड़े अधिकार। इसमें सबसे पहले आता है संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को लागू करना, प्रोमलगेट करना।
इसके लिए उनके पास 15 दिन होते हैं। ओके, लेकिन इसी 15 दिन की अवधि के खत्म होने से पहले वो चाहें तो उस कानून को एक बार फिर से विचार करने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए। अच्छा। और क्या संसद मना कर सकती है कि हम नहीं करेंगे रिकंसिडर? नहीं, यही तो खास बात है। संसद इस पुनर्विचार से इनकार नहीं कर सकती। अरे वाह, ये तो एक तरह का सस्पेंसिव वीटो हुआ। मतलब परमानेंट ब्लॉक नहीं, पर डिले तो कर ही सकते हैं और दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे आपने कोई रिपोर्ट बनाकर बॉस को दी और बॉस ने कहा यार इसमें ये ठीक नहीं लग रहा, दोबारा देखो जरा। आपको देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो बना दिया अब नहीं देखूंगा। सही। और क्या पावर्स हैं इस ग्रुप में? वो संसद को संदेश भेज सकते हैं और उसके स्पेशल सेशन भी बुला सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है रेफरेंडम कराने की। जनमत संग्रह? हाँ, सरकार के प्रस्ताव पर या संसद के दोनों सदनों के जॉइंट प्रपोजल पर वो किसी सरकारी बिल को सीधे जनता के सामने वोटिंग के लिए रख सकते हैं। सीधे जनता के पास, पार्लियामेंट को बाईपास करके? हाँ, एक तरह से अगर जनता ने रेफरेंडम में बिल पास कर दिया तो वो कानून बन जाता है। राष्ट्रपति को उसे 15 दिन में लागू करना होता है। ये तो कमाल है। मतलब अगर कोई बिल संसद में अटक रहा हो या सरकार को लगे कि इस पर जनता का सीधा समर्थन चाहिए तो वो ये रास्ता अपना सकते हैं। सोचिए अगर हमारे यहाँ 3 तलाक या आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर रेफरेंडम होता, कितना अलग होता सब कुछ। हाँ, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक पावरफुल टूल है जो राष्ट्रपति के हाथ में है। साथ ही वो उन अध्यादेशों, ऑर्डिनेंसेस और डिग्रियों पर भी साइन करते हैं जिन पर कैबिनेट में चर्चा हो चुकी हो। ये उन्हें तेजी से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है। तीसरा ग्रुप, विदेश नीति और रक्षा, फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस। यहां तो लगता है राष्ट्रपति ही सब कुछ है। काफी हद तक वो आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ हैं। ये तो हमारे राष्ट्रपति भी हैं। हाँ, पर यहाँ शायद बाकी शक्तियों के साथ मिलकर इसका वजन ज्यादा हो जाता है। वो संधियों, ट्रीटीज पर बातचीत करते हैं और उन्हें फाइनल करते हैं, रैटिफाई करते हैं। डिप्लोमेट्स को भेजना, दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को रिसीव करना, ये सब भी वही करते हैं। हाँ, मतलब दुनिया के मंच पर फ्रांस का चेहरा और आवाज काफी हद तक वही है। और एक और दिलचस्प पॉइंट था कि उन्हें उन सभी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बातचीत की जानकारी दी जाती है जिनके लिए संसद की मंजूरी, रेटिफिकेशन जरूरी नहीं है। सही। मतलब कणदे के पीछे जो भी खिचड़ी पक रही है डिप्लोमेसी में, राष्ट्रपति को सब पता होता है। कोई सीक्रेट डील उनसे छुपी नहीं रह सकती। और वो नेशनल डिफेंस की टॉप कमेटियों और काउंसिल्स की अध्यक्षता भी करते हैं। बिल्कुल। तो देश की सुरक्षा और विदेश नीति की कमान काफी हद तक उनके हाथ में होती है। चौथा ग्रुप, नियुक्तियां और न्यायपालिका से जुड़े मामले, अपॉइंटमेंट्स इन जुडिशरी। ये भी काफी अहम लगता है। बहुत अहम। वो राज्य के सभी महत्वपूर्ण सिविल और मिलिट्री पदों पर नियुक्तियां करते हैं। बड़े बड़े अफसर, ब्यूरोक्रेट्स, सेना के जनरल, सब उनकी मर्जी से या उनके आदेश से नियुक्त होते हैं। इससे पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री मशीनरी पर उनका अच्छा खासा कंट्रोल रहता है। और न्यायपालिका में भी उनका दखल है, जैसा हमने पहले बात की थी। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जो कानूनों की संवैधानिकता जांचती है, समझ लीजिए हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरह, कुछ मामलों में उसके अध्यक्ष और 3 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। और हायर काउंसिल ऑफ द जुडिशरी की अध्यक्षता भी करते हैं और उसमें 9 सदस्य भी नियुक्त करते हैं। बिल्कुल। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है क्योंकि एक और पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति जुडिशियल इंडिपेंडेंस के प्रोटेक्टर हैं। हाँ, वही मैं कहने वाला था। एक तरफ वो इतनी नियुक्तियां भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्वतंत्रता के संरक्षक भी हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसा है तो। और इस पर फ्रांस में बहस भी होती है कि क्या ये सही बैलेंस है। जैसे क्लास का मॉनिटर खुद ही सबसे ज्यादा शरारती हो पर डिसिप्लिन की जिम्मेदारी उसी की हो। हाँ, सही उदाहरण है। खैर, उनके पास पार्डन का अधिकार भी है, क्षमादान का। ये तो खैर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के पास होता है। हाँ, ये कॉमन है। अब आते हैं सबसे नाटकीय शक्तियों पर, जिसे हम 5वां ग्रुप कह सकते हैं, इमरजेंसी पावर्स और संसद को भंग करने का अधिकार। इमरजेंसी पावर्स। स्रोत बताते हैं कि आपात स्थिति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों और संवैधानिक परिषद से सलाह मशवरा करने के बाद जरूरी कदम उठा सकते हैं। हाँ, मतलब सुपर पावर्स तो है लेकिन अकेले नहीं, कंसल्टेशन के बाद। कंसल्टेशन जरूरी है। लेकिन अंतिम निर्णय शायद उन्हीं का होता होगा इमरजेंसी में। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल शक्ति है जिसे अक्सर वो इस्तेमाल करते हैं या करने की धमकी देते हैं, वो है नेशनल असेंबली, यानी निचले सदन को भंग करने का अधिकार, डिसॉल्व करने का। पूरी चुनी हुई सरकार को घर भेजकर नए चुनाव करवाना।
ये तो ब्रह्मास्त्र जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल। कब इस्तेमाल कर सकते हैं इसे? क्या कोई कंडीशन है? कंडीशन ये है कि इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों से सलाह लेनी होती है, कंसल्ट करना होता है। अच्छा, कंसल्टेशन तो यहाँ भी है। हाँ, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, वो उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या मतलब, अगर पीएम और दोनों स्पीकर कहें कि भंग मत करो, लेकिन राष्ट्रपति को लगे कि करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं? हाँ। वाह, ये तो किसी भी पीएम को हमेशा प्रेशर में रखेगा कि ज्यादा उछले तो सदन ही भंग कर देंगे। बिल्कुल। खास तौर पर कोहैबिटेशन के समय ये शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राष्ट्रपति और पीएम अलग-अलग पार्टियों के हों। राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल डेडलॉक तोड़ने या अपनी स्थिति मजबूत करने या फिर पीएम पर दबाव बनाने के लिए कर सकते हैं। और इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो पीएम चाहे कि सदन भंग हो जाए, नए चुनाव हो, पर राष्ट्रपति मना कर दे। हाँ, वो भी हो सकता है। बस कंसल्टेशन जरूरी है, मानना जरूरी नहीं। लेकिन इस पर कुछ लगाम भी तो होगी। ऐसा तो नहीं कि जब मर्जी चुनाव करवा दिए, मूड नहीं है चलो इलेक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है। दो मुख्य सीमाएं हैं, लिमिटेशंस। पहला, एक बार भंग करने के बाद कम से कम 1 साल तक दोबारा भंग नहीं कर सकते। अच्छा, 1 साल का गैप जरूरी है। हाँ, यानी आप हर 6 महीने में चुनाव नहीं करा सकते। और दूसरा, इमरजेंसी के दौरान सदन भंग नहीं किया जा सकता। ये जरूरी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन सारी शक्तियों को देखें, सरकार बनाने और चलाने में सीधी भूमिका, कानूनों पर वो वीटो जैसा अधिकार, रेफरेंडम कराने की ताकत, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस की कमान, बड़ी बड़ी नियुक्तियां और सबसे बढ़कर संसद को भंग करने का अधिकार, ये सब मिलकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति को वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। खासकर जब उनकी अपनी पार्टी का बहुमत हो संसद में, तब तो वो शायद अजय ही हो जाते होंगे। काफी हद तक सीधा जनता से चुनाव और ये व्यापक शक्तियां उन्हें फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाती हैं। जैसा स्रोत कह रहे थे, ये जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना फ्रांस का, जहां राष्ट्रपति भी शक्तिशाली है और प्रधानमंत्री भी, खासकर कोहैबिटेशन में, ये इसे भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम और अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों से अलग और काफी अनोखा बनाता है। हाँ, ये जानना वाकई दिलचस्प था कि अलग अलग डेमोक्रेसीज कैसे पावर बैलेंस के अलग अलग मॉडल अपनाती हैं। निश्चित रूप से। ठीक है, ये तो हुई फ्रांसीसी राष्ट्रपति की शक्तियों और उनकी भूमिका की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जापानी संविधान, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करते हैं। हमारे पास जो नोट्स और आर्टिकल्स हैं वो इसकी बनने की कहानी और खासियतों पर काफी रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। और मिशन ये समझना है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राख से उठकर जापान ने अपने लिए कैसा कानूनी ढांचा तैयार किया। सही। और ये कहानी, जैसे आपने कहा, मेजी रेस्टोरेशन से शुरू होती है, 1868, जब जापान एक मॉडर्न स्टेट बना। हाँ, लेकिन वो जो पहला संविधान था, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन, 1889 से 1947 तक, वो तो बिल्कुल अलग था। मतलब एम्परर ही सब कुछ, पूरा ऑथोरिटेरियन सेटअप। हाँ, राजा की एब्सोल्यूट पावर थी उसमें। लेकिन फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान हारा और 1945 से 52 तक देश अलाइड ऑक्यूपेशन में था। एग्जैक्टली। और कमान थी अमेरिकी जनरल डगलस मैकार्थर के हाथ में। उन्हीं के डायरेक्शन में जापान ने 1946 में एक बिल्कुल नया डेमोक्रेटिक संविधान अपनाया, जो 1947 में लागू हुआ। हाँ, और इसीलिए कभी-कभी मजाक में ऐसे मैकार्थर कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। बिल्कुल। और शोवा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि उस समय एम्परर हिरोहितो थे, जिनका एरा शोवा कहलाता था। शोवा का मतलब है रेडियंट पीस। रेडियंट पीस, युद्ध के बाद ये नाम, गजब की आयरनी है ना। और सॉस बताते हैं कि तब शिदेहारा प्रधानमंत्री थे। खैर, तो चलिए इस नए संविधान की बनावट और इसकी रूह को समझते हैं। हाँ, तो पहले बात तो ये कि ये एक लिखा हुआ संविधान है, कोडिफाइड है। हाँ, बिल्कुल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। इसमें एक प्रियम्बल है, प्रस्तावना, और फिर 103 आर्टिकल्स हैं जो 11 चैप्टर्स में बटे हुए हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात ये कि इसमें अमेरिकन और ब्रिटिश सिस्टम्स दोनों के एलिमेंट्स दिखते हैं। प्रियम्बल तो सीधे सीधे सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल की बात करता है, मतलब सत्ता अब जनता में है, एम्परर में नहीं। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था जापान के लिए। बिल्कुल रेवोल्यूशनरी बदलाव। और चैप्टर्स का ब्रेकडाउन भी ठीक लग रहा है। एम्परर का नया रोल, फिर वो युद्ध का त्याग वाला पॉइंट, लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज,
डाइट यानी संसद, हाँ, फिर कैबिनेट, जुडिशरी, फाइनेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अमेंडमेंट्स और संविधान की सुप्रीमेसी। स्ट्रक्चर तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रकृति पर। कहा जा रहा है कि ये एक रिजिड संविधान है, अमेरिकन सिस्टम जैसा। हाँ, रिजिड है, मतलब इसे बदलना आसान नहीं है। ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में साफ फर्क है। रिजिड मतलब कैसे मुश्किल है इसे बदलना? क्या प्रोसेस है? देखिए, अमेंडमेंट प्रोसेस काफी टफ है। पहले तो डाइट मतलब उनकी संसद के दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3, ठीक है। और ये सिर्फ मौजूद और वोट करने वालों की नहीं, बल्कि कुल सदस्यों की 2/3 मेजॉरिटी। ये अपने आप में एक बहुत ऊंची हर्डल है। अरे बाप रे, ये तो हमारे यहाँ की स्पेशल मेजॉरिटी से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रहा है। हाँ, काफी। और यही बात खत्म नहीं होती। डाइट से पास होने के बाद इसे पब्लिक रैटिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। पब्लिक रैटिफिकेशन मतलब जनता की मंजूरी, कैसे? हाँ, या तो किसी स्पेशल रेफरेंडम के जरिए या फिर किसी खास चुनाव के वक्त, और वहां भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ओहो, जनता का सीधा दखल, ये तो हमारे सिस्टम से बिल्कुल अलग है। यहाँ तो पार्लियामेंट ही बदल देती है संविधान, जनता से सीधे कहाँ पूछते हैं। सही कहा। और जब जनता मंजूरी दे देती है, तब एम्परर इसे औपचारिक रूप से लागू करते हैं, प्रोमलगेट करते हैं। जनता के नाम पर। और सबसे हैरान करने वाली बात जो सोर्स बता रहे हैं जी, 1947 से आज तक इसमें एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। 0 अमेंडमेंट्स। जी हाँ, सीरियसली? एक भी नहीं। कमाल है। भारत में तो मुझे लगता है 100 पार हो गए हैं। मतलब क्या जरूरत ही नहीं पड़ी बदलाव की, या ये रिजिडिटी इतनी ज्यादा है कि बदलना प्रैक्टिकली नामुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर बहुत बहस होती है जापान में भी। कुछ इसे इसकी स्टेबिलिटी मानते हैं, कुछ कहते हैं कि ये समय के साथ न चल पाने की निशानी है। खैर, अगला पॉइंट है कि ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह यूनिटरी है। यूनिटरी मतलब सारी पावर केंद्र सरकार के पास। राज्यों मतलब प्रीफेक्चर्स का क्या? हाँ, इसमें भारत या अमेरिका की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं है। केंद्र और प्रांतों के बीच सारी शक्तियां टोक्यो में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अच्छा। प्रांतों को जो भी अधिकार मिलते हैं वो केंद्र डेलीगेट करता है, और केंद्र जब चाहे उन्हें वापस ले सकता है या बदल सकता है। प्रांत एक तरह से सबऑर्डिनेट यूनिट्स है, उनकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी नहीं है। समझ गया। ये तो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर से एकदम उलट है, जहां राज्यों को संविधान से पावर्स मिलती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं गवर्नमेंट के सिस्टम पर। इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हाँ, ये चुनाव क्यों? कोई खास वजह? शायद ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज को ये ज्यादा स्टेबल लगा होगा, या शायद ब्रिटिश मॉडल से ज्यादा परिचित रहे हो। इसके फीचर्स काफी जाने पहचाने लगेंगे, भारत से मिलते जुलते हैं। जैसे एम्परर सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, हेड ऑफ स्टेट, बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट की तरह। असली एग्जीक्यूटिव पावर कैबिनेट के पास है, जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। सरकार बनाने का तरीका भी वही, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो निचला सदन है, हमारे लोकसभा जैसा, उसमें बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन का नेता पीएम बनता है। राइट। पीएम को चुनती तो डाइट है, एक रेजोल्यूशन के जरिए, पर अपॉइंट एम्परर करते हैं। अच्छा। और पीएम ही अपने मिनिस्टर्स चुनते हैं। लेकिन एक शर्त है कि मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी डाइट की सदस्य होनी चाहिए। सारे हों ये जरूरी नहीं? नहीं, सिर्फ मेजॉरिटी। ओके। और पीएम जब चाहे मिनिस्टर्स को हटा भी सकते हैं। ओके। और कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैबिनेट डाइट के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोर प्रिंसिपल है। हाँ बिल्कुल। और पीएम की सलाह पर एम्परर निचले सदन को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये सब तो काफी स्टैंडर्ड पार्लियामेंट्री फीचर्स हैं। बिल्कुल। लेकिन सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ये ब्रिटिश सिस्टम की हूबहू नकल नहीं है, कुछ की डिफरेंसेस भी हैं। हाँ, क्या फर्क है? 4 मुख्य अंतर बताए गए हैं। पहला, ब्रिटेन में किंग या क्वीन टेक्निकली पीएम को चुनते भी हैं और अपॉइंट भी करते हैं, कन्वेंशन के हिसाब से बेशक। जापान में डाइट चुनती है, डेजिग्नेट करती है, एम्परर सिर्फ अपॉइंट करते हैं। अच्छा, ये एक फर्क है। दूसरा, ब्रिटेन में मिनिस्टर्स को किंग क्वीन अपॉइंट करते हैं पीएम की सलाह पर। जापान में पीएम खुद अपॉइंट करते हैं। इससे पीएम को अपनी टीम बनाने में ज्यादा फ्रीडम मिलती है। ये पीएम को ज्यादा पावरफुल बनाता है अपनी कैबिनेट के मामले में। तीसरा, जापान में पीएम अपने मिनिस्टर्स को अपनी मर्जी से एट हिज हर विल हटा सकते हैं। कहते हैं कि ब्रिटिश पीएम के लिए ये शायद उतना आसान नहीं होता। ओके। और चौथा,
ब्रिटेन में कन्वेंशन है कि सभी मिनिस्टर्स संसद के सदस्य हों। जापान में सिर्फ मेजॉरिटी का डाइट सदस्य होना काफी है। ओह, यानी कुछ एक्सपर्ट्स, टेक्नोक्रेट्स बाहर से भी मंत्री बन सकते हैं? हाँ, इसकी गुंजाइश है। ये मिनिस्टर्स वाली बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं एम्परर पर। राजशाही तो रखी गई, पर कैसी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक लिमिटेड हेरिडिटरी मोनार्की है। संविधान ने एम्परर का पद तो बनाए रखा, लेकिन उनकी वो सारी शक्तियां छीन लीं जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में थीं। वो अब डिवाइन नहीं है, कोई दैवीय शक्ति नहीं। तो फिर उनका रोल क्या बचा? सिर्फ एक सिंबल। एग्जैक्टली। संविधान साफ कहता है एम्परर राज्य और लोगों की एकता का प्रतीक है, सिंबल ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनिटी ऑफ द पीपल। और उनकी पोजीशन लोगों की इच्छा से आती है, द विल ऑफ द पीपल, जिनके पास सॉवरेन पावर है। मतलब सॉवरेनिटी पूरी तरह से जनता में चली गई, एम्परर की सॉवरेनिटी खत्म। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा थ्योरेटिकल शिफ्ट था जापान के लिए। और प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो उनका सिंहासन वंशानुगत है, डायनास्टिक है, और उत्तराधिकार डायट द्वारा बनाए गए कानून से तय होता है। और उनके काम? उनके हर काम के लिए कैबिनेट की सलाह और मंजूरी, एडवाइस एंड अप्रूवल जरूरी है। वो सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो संविधान में लिखे हैं, जैसे पीएम और चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना, डायट के चुने गए बाद डायट का सत्र बुलाना, अवार्ड्स देना वगैरह। सरकार चलाने में उनका कोई रोल नहीं है, जीरो पावर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट। यहां तक कि अपनी शाही संपत्ति, इंपीरियल प्रॉपर्टी भी वो डायट की मर्जी के बिना किसी को दे या ले नहीं सकते। मतलब पूरी तरह से सेरेमोनियल फिगर। हाँ, बिल्कुल। जैसे ब्रिटिश मोनार्क के लिए कहा जाता है, रेन्स बट डज नॉट रूल, राज करते हैं, शासन नहीं। कुछ कुछ हमारे प्रेसिडेंट की तरह, जिनका रोल भी काफी हद तक सेरेमोनियल ही है। सही। अब एक और फाउंडेशनल प्रिंसिपल, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू। हाँ, ये भी अहम है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है। कोई भी कानून, आदेश या सरकारी काम जो संविधान के खिलाफ हो, उसे गैर कानूनी माना जाएगा। और इसे इन्फोर्स कौन करेगा? यहीं पे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है ना? करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी कानून या सरकारी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जांच सके। अगर वो संविधान का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो कोर्ट उसे अल्ट्रा वायरस, मतलब अधिकार क्षेत्र से बाहर, और इसलिए नल एंड वॉइड यानी अमान्य घोषित कर सकती है। ये तो अमेरिकन सिस्टम से लिया गया है। हाँ, लेकिन सोर्स एक बारीक सा फर्क बताता है अमेरिकन और जापानीज जुडिशियल रिव्यू में। क्या फर्क है? देखिए, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति संविधान में एक्सप्लिसिटली लिखी नहीं है। ये फेमस मार्बरी वी मेडिसिन केस जैसे फैसलों से डेवलप हुई है। ये एक इम्प्लाइड पावर मानी जाती है। इस संविधान के आर्टिकल 81 से मिलती है। ये एक एक्सप्लिसिट पावर है। संविधान साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बिटर है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का। एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लाइड, ये एक महत्वपूर्ण कानूनी न्यूएंस है। अच्छा, अब बात करते हैं अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। ये तो किसी भी डेमोक्रेसी की जान होते हैं। बिल्कुल। जापानीज संविधान यूएस बिल ऑफ राइट्स की तर्ज पर नागरिकों को ढेरों सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स देता है। और कमाल की बात यह है कि संविधान इन्हें इटर्नल एंड इनवायोलेट कहता है। इटर्नल एंड इनवायोलेट, शाश्वत और अलंघनीय। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। क्या मतलब है इसका? क्या इन्हें कभी छीना या कम नहीं किया जा सकता? जेरेटिकली तो यही मतलब निकलता है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले इन अधिकारों को कितना ज्यादा महत्व दे रहे थे। सोचिए, 103 में से 31 आर्टिकल्स, आर्टिकल 10 से 14 इन्हीं राइट्स और ड्यूटीज को डेडिकेट किए गए हैं। 31 आर्टिकल्स, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कहा जाता है कि ये अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से भी ज्यादा डिटेल्ड और डेफिनेट है। इनमें राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक राइट्स, राइट टू एजुकेशन, कल्चरल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज शामिल है। लिस्ट काफी हद तक हमारे मौलिक अधिकारों जैसी है, पर वो इटर्नल एंड इनवायोलेट वाली बात। हाँ, वो इसे एक अलग लेवल पर ले जाती है। और इन अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी जुडिशरी की है, अपनी जुडिशियल रिव्यू पावर के जरिए। ये तो स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है। बिल्कुल। अब आते हैं उस चीज पर जो इस संविधान को दुनिया में शायद सबसे यूनिक बनाती है। आर्टिकल 9, रिनाउंसिएशन ऑफ वॉर, युद्ध का त्याग। हाँ, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। आर्टिकल 9 क्या है ये एग्जैक्टली? आर्टिकल 9 कहता है कि जापान हमेशा के लिए युद्ध का त्याग करता है, एक राष्ट्र के सॉवरेन राइट के रूप में, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट सुलझाने के लिए थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स का भी त्याग करता है। हमेशा के लिए, और फोर्स का इस्तेमाल भी नहीं, मतलब सेना नहीं रख सकते। टेक्निकली आर्टिकल 9 तो यही कहता है।
ये लैंड, सी एंड एयर फोर्सेस या कोई और वॉर पोटेंशियल बनाए रखने से मना करता है, और ये राज्य के बेलिजरेंसी के अधिकार को भी मान्यता नहीं देता। मतलब जापान युद्ध छेड़ ही नहीं सकता। ये तो अविश्वसनीय लगता है। दुनिया का अकेला ऐसा देश जिसने अपने संविधान में ये लिख दिया। हाँ, और इसके पीछे थे जनरल मकाथा। सोर्स बताते हैं कि उनका मकसद था ये पक्का करना कि जापान दोबारा कभी एक मिलिटरिस्टिक नेशन ना बन सके, जैसा वो 1930s और 40s में था, और अमेरिका के लिए फार ईस्ट में खतरा ना बने। ये सीधे तौर पर WWI के विनाशकारी अनुभव का नतीजा था। लेकिन ये तो बहुत आइडियलिस्टिक बात लगती है। रियलिटी में क्या जापान बिना किसी डिफेंस के आज के जमाने में ये पॉसिबल है? क्या वो अपना बचाव भी नहीं कर सकता? यहीं पर वो दिलचस्प ट्विस्ट आता है। आर्टिकल 9 के होते हुए भी जापान के पास अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन उन्हें संवैधानिक दायरे में रखने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं कहा जाता। तो क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, यानी आत्मरक्षा बल। अच्छा, नाम बदल दिया बस। ये तो लीगल जगलरी सी लगती। हाँ, कह सकते हैं। तर्क ये दिया जाता है कि हर देश को बाहरी हमले से खुद को बचाने का एक इनहेरेंट राइट होता है, एक अंतर्निहित अधिकार, और SDF इसी अधिकार के तहत काम करती हैं। तो टेक्निकली वो वॉर पोटेंशियल नहीं रख रहे, सेल्फ डिफेंस पोटेंशियल रख रहे हैं। ये आर्टिकल 9 की इंटरप्रिटेशन पर दशकों से बहस चल रही है जापान में और बाहर भी। ये बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है वहाँ। समझ सकता हूँ। संविधान कुछ कहता है, जरूरतें कुछ और हैं, और रास्ता निकाला गया है इंटरप्रिटेशन के जरिए। वाकई पेचीदा मामला है। चलिए अब आखिरी फीचर पर आते हैं, बाइकैमरलिज्म, यानी 2 सदनों वाली संसद। हाँ, जापानी संसद, जिसे डायट कहते हैं, बाइकैमरल है। 2 सदन है। अपर हाउस है हाउस ऑफ काउंसिलर्स, और लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ काउंसिलर्स, ऊपरी सदन, इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 252 सदस्य होते हैं 6 साल के टर्म के लिए, और आधे सदस्य हर 3 साल में रिटायर होते हैं, बिल्कुल हमारे राज्यसभा की तरह। इनमें से कुछ सदस्य पूरे देश से चुने जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, और कुछ प्रीफेक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। ठीक है। और निचला सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? उसमें 512 सदस्य हैं 4 साल के टर्म के लिए। ये ज्यादा पावरफुल है, खासकर बजट और ट्रीटीज के मामले में, और PM चुनने में भी इसी का पड़रा भारी रहता है। अच्छा, ज्यादा पावरफुल। हाँ, अगर दोनों सदनों में किसी बिल पर डिसएग्रीमेंट हो तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का फैसला 2/3 मेजॉरिटी से माना जा सकता है। ये भी हमारे लोकसभा की राज्यसभा पर बढ़त जैसा ही है। और संविधान डाइट को क्या दर्जा देता है? संविधान डाइट को हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर और सोल लॉ मेकिंग ऑर्गन कहता है। मतलब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पूरी तरह से डाइट के पास है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा संविधान है जिसने युद्ध के बाद जापान को एक शांतिप्रिय डेमोक्रेटिक देश बनाने की नींव रखी। बिल्कुल। इसमें बाहरी प्रभाव, खासकर अमेरिकन, साफ दिखता है, लेकिन इसने जापानी समाज और राजनीति को गहराई से शेप दिया है। इसकी रिजिडिटी, एम्परर की सिंबॉलिक भूमिका, और खासकर वो आर्टिकल 9, ये इसे दुनिया के बाकी संविधानों से काफी अलग बनाते हैं। सच में एक अनोखा दस्तावेज है। इसमें कई तरह के टेंशन्स और कॉम्प्रोमाइजेस दिखते हैं। अमेरिकन मॉडल, ब्रिटिश मॉडल, जापानी परंपराएं, और युद्ध के बाद की मजबूरियां। हाँ, और ये आज भी जापान की आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा है। इस पर लगातार बहस और चिंतन जारी रहता है वहाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सोवियत संविधान, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1917 की रशियन क्रांति से, हाँ, है ना, that's या right. बोल्शेविक क्रांति, हाँ, लेनिन वाली। हाँ, वहीं से USSR यानी सोवियत संघ बना। स्कूल में तो रटा था, पर असल में क्या था ये सिस्टम, वो समझना है अब। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये दुनिया का पहला समाजवादी राज्य, मतलब सोशलिस्ट स्टेट था, जिसका टारगेट था कम्युनिज्म। हाँ, तो जाहिर है इसका संविधान भी दुनिया का पहला समाजवादी संविधान बना। इतिहास में एक बड़ा मोड़ था ये, मतलब एक बिल्कुल नई चीज। दिलचस्प। तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 1917 के बाद USSR ने 4 संविधान अपनाए। 4? हाँ। 1918, 1924, फिर 1936 वाला स्टालिन संविधान, और फिर 1977 वाला ब्रेजनेव संविधान, जिस पर हम अभी फोकस कर रहे हैं। मतलब जरूरत के हिसाब से बदलाव होते रहे इसमें। हाँ, बिल्कुल। और इन सभी का फाउंडेशन, जो बुनियाद थी, वो थी मार्क्सवादी लेनिनवाद। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। हाँ, इसी विचारधारा ने, इसी आइडियोलॉजी ने पूरे सिस्टम को शेप दिया, और इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, CPSU, उसका दबदबा था।
वो पूरे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस थी, केंद्र बिंदु। न्यूक्लियस। हाँ, ये बात इसे यूके, यूएसए, फ्रांस या अपने भारत जैसे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी से एकदम अलग खड़ा करती थी। बिल्कुल ही अलग सिस्टम था। ओके, तो 1977 वाले संविधान के फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला तो सीधा है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, लिखा हुआ, हाँ। जैसे अपना संविधान है या अमेरिका का, और साथ ही ये रिजिड भी था, मतलब बदलना आसान नहीं था। जैसे अपने यहाँ संविधान संशोधन होता है वैसा कुछ। एग्जैक्टली। लिखा हुआ था, बकायदा ब्रेजनेव की अध्यक्षता में कमेटी ने ड्राफ्ट किया था। 9 भाग, चैप्टर्स, 174 आर्टिकल्स। स्ट्रक्चर काफी क्लियर था। और रिजिड इसलिए कि संशोधन यानी अमेंडमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर था, जो उनकी संसद थी, सुप्रीम सोवियत। हाँ, सुप्रीम सोवियत। उसके दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती थी। ये मुश्किल प्रोसेस होता है, स्टेबिलिटी के लिए बनाया जाता है। जैसे अमेरिकन संविधान को बदलना भी बहुत टेढ़ी खीर है ना। हाँ, बिल्कुल, समझ गया। अब आते हैं कोर पॉइंट पर। सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कहता था यूएसएसआर एक समाजवादी राज्य है। सुनने में तो मतलब काफी अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकल मतलब क्या था इसका? सब बराबर, कोई अमीर गरीब नहीं। देखिए, कागज पर तो यही लक्ष्य था। संविधान कहता था कि ये पूरे लोगों का समाजवादी राज्य है, मजदूरों, किसानों, बुद्धिजीवियों, इंटेलिजेंसिया, सबका। मतलब देश के सभी राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के कामकाजी लोगों की इच्छा और हितों को व्यक्त करता है। अच्छा। फोकस इंडिविजुअल पर कम, सोसाइटी पर ज्यादा था। कलेक्टिव गुड्स सबसे ऊपर, और इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद, हाँ, आर्थिक व्यवस्था, वो थी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्ट्री, खेत, मशीनें, ये सब जो उत्पादन के साधन है। हाँ, उन पर सोशलिस्ट ओनरशिप। सोशलिस्ट ओनरशिप मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं, अंबानी, अडानी जैसा कोई प्राइवेट मालिक नहीं। बिल्कुल। 2 तरह की ओनरशिप थी। स्टेट प्रॉपर्टी, जो थियोरेटिकली सबकी थी, पूरे लोगों की, राज्य की संपत्ति। हाँ, और दूसरी थी कलेक्टिव फार्म या कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी, जहां लोग मिलकर मालिक थे और काम करते थे, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं कुछ हद तक। अच्छा, कलेक्टिव फार्म। तो बड़ी प्राइवेट कंपनीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जैसा हम आमतौर पर देखते हैं। सोचिए, आज के भारत में रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस ना हो, सब कुछ सरकार चला रही हो या लोगों के ग्रुप्स। वाह, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है आज। बिल्कुल, ये पावर स्ट्रक्चर में एक फंडामेंटल जबरदस्त बदलाव था पूंजीवादी देशों के मुकाबले। सही बात है। अच्छा, अगला फीचर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल मतलब भारत या अमेरिका की तरह केंद्र और राज्य। हाँ, ढांचा कुछ वैसा ही था, एक फेडरल स्टेट जिसमें 15 यूनिट्स थी। 15? हाँ, जिन्हें कहते थे यूनियन रिपब्लिक्स। रूस, यूक्रेन, बेलारूसिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, लिथुआनिया, मोल्डाविया, लात्विया, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और एस्टोनिया। अरे हाँ, ये नाम तो आज सब अलग देश हैं, सुने सुने से लगते हैं बिल्कुल। हाँ, तब ये सब यूएसएसआर का हिस्सा थे, यूनियन रिपब्लिक्स थे। और पावर्स का बंटवारा कैसा था? अपने यहाँ तो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वैसा कुछ? वहां भी डिवीजन ऑफ पावर्स था, केंद्र यानी मॉस्को और इन रिपब्लिक्स के बीच। केंद्र की पावर्स गिनाई गई थी संविधान में। ओके। और जो बच गई यानी रेजिड्यूरी पावर्स, वो इन इकाइयों मतलब रिपब्लिक्स को दी गई थी। ये अमेरिका जैसा था। अच्छा, अमेरिका जैसा। भारत में उल्टा है, यहाँ रेजिड्यूरी पावर्स केंद्र के पास हैं। हाँ, भारत में केंद्र ज्यादा मजबूत है इस मामले में। Here's where it gets really interesting. सोर्स बताता है कि इन 15 यूनियन रिपब्लिक्स के अपने अलग संविधान भी थे। हाँ, बिल्कुल। बस शर्त थी कि वो यूएसएसआर के संविधान के हिसाब से हों। कन्फॉर्मिटी होनी चाहिए थी। हाँ, उसके दायरे में। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, उन्हें यूएसएसआर से अलग होने का अधिकार, राइट टू सिसीड भी था। हाँ, ये लिखा था संविधान में। ये कैसे हो सकता है? भारत में तो कोई राज्य अलग होने की बात सोच भी नहीं सकता। मतलब ये तो देशद्रोह माना जाएगा। बिल्कुल, ये सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली एक बहुत बड़ा अधिकार था। ये शायद लेनिन की सोच का हिस्सा था, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रों के सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते थे, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय का अधिकार। लेकिन असलियत में प्रैक्टिकली कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल इतना सख्त था, इतना सेंट्रलाइज था, कि इस अधिकार का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन था। किसी रिपब्लिक ने कभी कोशिश भी नहीं की जब तक यूएसएसआर खत्म होने वाला नहीं था। अच्छा, मतलब दिखावे के लिए था ज्यादातर, एक कागजी अधिकार।
सोवियत सिस्टम की एक पहचान थी, कागज पर कुछ और, हकीकत में कुछ और। मतलब जैसे घर में कह तो दिया कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, पर साथ में नजर भी रखी जा रही है पूरी। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती, स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स था। और भी लेयर्स थी। हाँ, कई यूनियन रिपब्लिक्स के अंदर स्वायत्त गणराज्य थे, ऑटोनोमस रिपब्लिक्स 20 थे। 20? हाँ, फिर स्वायत्त क्षेत्र थे, ऑटोनोमस रीजन्स 8 थे, और स्वायत्तीय क्षेत्र, ऑटोनोमस एरियाज 10 थे। बाप रे। इनको भी अपने कल्चर, लैंग्वेज के आधार पर कुछ हद तक ऑटोनोमी दी गई थी। जैसे अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं अनुच्छेद 371 वगैरह में, हाँ। वैसा कुछ, पर शायद ज्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर था उनका। फेडरेशन के अंदर सब फेडरेशन। ये तो मेट्रोश्का डॉल जैसा हो गया। वो रशियन गुड़िया नहीं होती एक के अंदर एक? हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। इसी वजह से यूनियन रिपब्लिक्स को सोवियत फेडरेशन के भीतर सब फेडरेशंस कहा जाता था। सब फेडरेशन। और यूएसएसआर को संघों का संघ, फेडरेशन ऑफ फेडरेशंस। काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था ये। दिखाता है कि कितनी डाइवर्सिटी को एक छत के नीचे लाने की कोशिश थी, कम से कम कागज पर तो थी ही। कमाल है। अच्छा, अब इतने सारे स्तरों और इकाइयों को संभालने के लिए सरकार का ढांचा भी जरूर मजबूत और शायद कुछ अनोखा रहा होगा। तो सरकार का रूप कैसा था? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जैसे अपने यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? हाँ, सिस्टम संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म जैसा ही था। संविधान ने यूएसएसआर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रावधान किया था। ओके। एक मंत्री परिषद थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी सरकार, जिसे सुप्रीम सोवियत, जो यूएसएसआर की विधायिका थी, उसके द्वारा चुना जाता था। अपने यहाँ तो बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और वो टीम चुनता है। हाँ, प्रक्रिया थोड़ी अलग थी, पर सिद्धांत वही था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी पॉलिसीज और एक्शंस के लिए सुप्रीम सोवियत के प्रति उत्तरदायी, मतलब रिस्पॉन्सिबल थी। विधायिका सवाल पूछ सकती थी, हिसाब मांग सकती थी। और सरकार गिरा भी सकती थी, जैसे अपने यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव। थियोरेटिकली हाँ, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म था। संविधान कहता था कि प्रधानमंत्री, मतलब प्रीमियर, की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद ही यूएसएसआर की सर्वोच्च कार्यकारी और प्रशासनिक प्राधिकरण, मतलब हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। ठीक है, अब विधायिका यानी सुप्रीम सोवियत पर आते हैं। बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन थे, जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। एग्जैक्टली। सुप्रीम सोवियत में 2 सदन थे। पहला, सोवियत ऑफ द यूनियन। सोवियत ऑफ द यूनियन ये निचला सदन, लोअर हाउस था। सोवियट्स ऑफ द यूनियन। और दूसरा, सोवियत ऑफ द नेशनैलिटीज। सोवियत ऑफ द नेशनैलिटीज ये ऊपरी सदन, अपर हाउस था। सोवियत ऑफ द नेशनैलिटीज। अच्छा, और सदस्य संख्या, सीटें और पावर का क्या हिसाब था? अपने यहाँ तो लोकसभा में सीटें आबादी के हिसाब से हैं और राज्यसभा में राज्यों के हिसाब से, और लोकसभा ज्यादातर मामलों में ज्यादा पावरफुल है। यहाँ थोड़ा अलग था। दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या बराबर थी। बराबर? हाँ, प्रत्येक में 750। 750 ईच? अरे वाह। और वे हर 5 साल में सीधे चुने जाते थे, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। निचला सदन, सोवियत ऑफ द यूनियन, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता था। आबादी के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र बनते थे। जबकि ऊपरी सदन, सोवियत ऑफ द नेशनैलिटीज, सोवियत संघ की इकाइयों, यूनिट्स का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब यूनियन रिपब्लिक्स, ऑटोनोमस रिपब्लिक्स, ऑटोनोमस रीजन्स, ऑटोनोमस एरियाज, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता था इसमें। अच्छा, ताकि हर नेशनल आइडेंटिटी को आवाज मिले। हाँ, बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात, शक्तियों के मामले में। हाँ, क्या एक सदन दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली था? नहीं, दोनों सदनों के पास सभी नीतिगत मामलों में समान और समन्वित शक्तियां थीं। इक्वल एंड कोऑर्डिनेटेड पावर्स। कोई भी कानून पास होने के लिए दोनों की मंजूरी जरूरी थी। ये भारत से थोड़ा अलग है। हाँ, या यूके से भी, जहां लोअर हाउस अक्सर ज्यादा डोमिनेंट होता है। यहाँ दोनों बराबर थे। अंडरस्टूड। अब ये अगला फीचर बड़ा अनोखा लग रहा है, प्रेसिडियम। प्रेसिडियम ये क्या चीज थी? नाम तो बड़ा रॉयल टाइप का है, भारी भरकम लग रहा है। हाँ, नाम भारी है और चीज भी बड़ी यूनिक थी। सोवियत सिस्टम की एक बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूशन था ये। सुप्रीम सोवियत, जो संवैधानिक रूप से यूएसएसआर का सर्वोच्च राज्य प्राधिकरण, हाईएस्ट बॉडी ऑफ स्टेट अथॉरिटी था। हाँ, वो एक शासी निकाय, एक गवर्निंग बॉडी चुनता था, जिसे प्रेसिडियम कहा जाता था।
संविधान ने इसे सुप्रीम सोवियत की स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द सुप्रीम सोवियत कहा था। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी तो मतलब जब संसद का सेशन नहीं चल रहा तब ये काम करती रहती थी। हाँ बिल्कुल, स्थायी समिति थी। पर यही तो ट्विस्ट है, ये कोई साधारण कमिटी नहीं थी जैसी हमारी संसदीय समितियां होती हैं। अच्छा, तो इसमें कौन लोग थे और काम क्या था इसका? स्टैंडिंग कमिटी तो अक्सर उतनी पावरफुल नहीं होती अपने यहाँ। यही तो फर्क था। ये 39 सदस्यों का निकाय था। 39 मेंबर्स। 39? हाँ, इसमें एक अध्यक्ष होता था, चेयरमैन, अच्छा। जो फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट था, राष्ट्रपति जैसा। ओके, देश का प्रमुख। हाँ, फिर एक पहला उपाध्यक्ष, फर्स्ट वाइस चेयरमैन, फिर 15 उपाध्यक्ष। ये 15 यूनियन रिपब्लिक्स के प्रमुख होते थे ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। हाँ, ये तो बढ़िया है। एक सचिव, सेक्रेटरी और 21 सदस्य। तो ये सिर्फ फॉर्मल हेडशिप नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ये एक सामूहिक अध्यक्षता थी, कलेक्टिव प्रेसिडेंसी। सोचिए, भारत का राष्ट्रपति एक व्यक्ति ना होकर 39 लोगों की टीम हो जो मिलकर देश के प्रमुख का काम करे। अरे वाह, कलेक्टिव प्रेसिडेंसी। हाँ, इसीलिए इसे सामूहिक कार्यपालिका, कोलिजियल एग्जीक्यूटिव या बहुवचन कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव, या कोलिजिएट प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसा है, पर ये उससे भी ज्यादा पावरफुल था शायद। कलेक्टिव लीडरशिप। पर काम क्या थे इसके? सिर्फ सेरेमोनियल, विदेशों से मिलना जुलना? बिल्कुल नहीं, यही इसकी असली यूनिकनेस थी। इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, डिप्लोमैटिक, मिलिट्री, यहाँ तक कि जुडिशियल फंक्शंस भी थे। सब कुछ मिला हुआ था। सब कुछ एक ही बॉडी में। हाँ, सोचिए, एक ही बॉडी कानून के डिक्रीज जारी कर रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की निगरानी कर रही है, विदेशों से ट्रीटीज कर रही है, राजदूतों को अपॉइंट कर रही है, सेना के टॉप अपॉइंटमेंट्स कर रही है, और कुछ न्यायिक काम भी देख रहे हैं, जैसे माफी देना वगैरह। बाप रे, मल्टीफंक्शनल। ये तो वन स्टॉप शॉप फॉर पावर हो गया, जैसे मोहल्ले की वो दुकान जहां सुई से लेके सीमेंट तक सब मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसके इसी बहुआयामी कार्यों, मल्टीफंक्शनल नेचर और बहुवचन चरित्र, प्लूरल कैरेक्टर, एक व्यक्ति नहीं समूह की वजह से यूएसएसआर के सुप्रीम सोवियत के प्रेसिडियम को 20th सेंचुरी का नवाचार, 20th सेंचुरी इनोवेशन कहा गया है। अच्छा, दुनिया के किसी और संविधान में ऐसी संस्था नहीं थी जहां इतनी सारे पावर्स एक कलेक्टिव बॉडी में हो। बहुत ही यूनिक चीज थी ये। ओके, अब आते हैं उस पॉइंट पर जो शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। वन पार्टी डिक्टेटरशिप, एक दलीय तानाशाही। हमने अभी संसदीय प्रणाली और सुप्रीम सोवियत की बात की, जो सुनने में लोकतांत्रिक लगता है ना? 2 सदन, चुनाव। हाँ, लगता तो है, लेकिन सोर्स एक बिल्कुल विपरीत तस्वीर भी दिखाता है। सिर्फ एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएसयू का दबदबा। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलती थीं? ये विरोधाभास कैसे काम करता था? यही सोवियत पहेली का क्रक्स है। बिल्कुल सही सवाल है। हाँ, ये यूएसएसआर की संवैधानिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण और आलोचकों के लिए सबसे विवादास्पद विशेषता थी सीपीएसयू द्वारा प्राप्त राजनीतिक शक्ति का एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ पॉलिटिकल पावर। मोनोपोली मतलब सत्ता पर सिर्फ एक पार्टी का कब्जा, कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई और विकल्प नहीं। हाँ, बिल्कुल। और ये बात बकायदा संविधान में लिखी हुई थी, मतलब छुपा कर नहीं रखा था। बिल्कुल नहीं, ये ओपन सीक्रेट था, बल्कि ये तो संविधान के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक था। संविधान का आर्टिकल 6 साफ साफ कहता था, सोवियत समाज की अग्रणी और मार्गदर्शक शक्ति, लीडिंग एंड गाइडिंग फोर्स, और उसके राजनीतिक तंत्र, सभी राज्य संगठनों और सार्वजनिक संगठनों का केंद्रक, न्यूक्लियस, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी है। न्यूक्लियस। हाँ। आगे लिखा था, सीपीएसयू लोगों के लिए मौजूद है और लोगों की सेवा करती है। तो सरकार, समाज, पॉलिसी सब कुछ पार्टी ही तय करती थी। फिर सुप्रीम सोवियत या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल था? वो सिर्फ रबर स्टैम्प थे। देखिए, संविधान आगे और क्लैरिफाई करता है। कहता है कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद से लैस कम्युनिस्ट पार्टी समाज के विकास के सामान्य दृष्टिकोण, जनरल पर्सपेक्टिव्स, और यूएसएसआर की घरेलू और विदेश नीति, होम एंड फॉरेन पॉलिसी का मार्ग निर्धारित करती है। अच्छा। सोवियत लोगों के महान रचनात्मक कार्यों का निर्देशन करती है और साम्यवादी की जीत के लिए उनके संघर्ष को एक योजनाबद्ध, व्यवस्थित और सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित चरित्र प्रदान करती है। मतलब पार्टी पॉलिसी बनाती थी, दिशा देती थी, आइडियोलॉजी तय करती थी। और सरकारी संस्थाएं जैसे सुप्रीम सोवियत, प्रेसिडियम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो उसे इम्प्लीमेंट करती थी, उसे कानूनी जामा पहनाती थी। पार्टी ऊपर थी, सरकार उसके नीचे काम करती थी। पार्टी के फैसले ही अंतिम होते थे। समझ गया।
ये भारत के मल्टी पार्टी सिस्टम से एकदम अलग था, जहां पार्टियां चुनाव जीतकर सरकार बनाती हैं और बदलती रहती हैं। वहां पार्टी ही स्थायी थी। हाँ, पार्टी ही स्थायी थी, सरकारें बदल सकती थीं, पर पार्टी का नेतृत्व नहीं। ये तो बिल्कुल अलग दुनिया लगती है। अगला टर्म भी बड़ा दिलचस्प है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, लोकतांत्रिक केंद्रवाद। ये एक ऐसा टर्म है, डेमोक्रेटिक भी और सेंट्रलिज्म भी। ये तो विरोधाभासी, कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। जैसे कोई कहे कि मैं विनम्रता से दबंग हूं या शांति से चिल्ला रहा हूं। हाँ, सुनने में ऑक्सीमोरोन जैसा लगता है, पर ये लेनिन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट था और पार्टी से लेकर सरकार तक सोवियत सिस्टम के संगठन का आधार था ये। अच्छा, लेनिन का कॉन्सेप्ट था। हाँ, संविधान कहता था कि सोवियत राज्य लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर संगठित और कार्य करता है। मतलब क्या? इसके 2 हिस्से थे, जैसा नाम से ही पता चलता है। हाँ, 2 हिस्से। पहला, डेमोक्रेटिक पार्ट, सबसे निचले से लेकर उच्चतम तक राज्य सत्ता के सभी निकायों का चुनाव और लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। मतलब नीचे से ऊपर तक चुनाव होंगे, लोग चुने जाएंगे और वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होंगे, पालन करने का दायित्व। मतलब हायरार्की में जो ऊपर की बॉडी है, उसका फैसला नीचे वाली बॉडी को मानना ही पड़ेगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो असली में ज्यादा क्या था, डेमोक्रेसी या सेंट्रलिज्म? जैसे कॉलेज में होता है स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव तो होते हैं डेमोक्रेटिक, पर हॉस्टल रूल्स या फीस स्ट्रक्चर तो मैनेजमेंट ही तय करता है, सेंट्रलिज्म, और सबको मानना पड़ता है। या ऑफिस में टीम मीटिंग में सबकी राय ली, डेमोक्रेटिक, पर आखिर में बॉस का फैसला ही फाइनल, सेंट्रलिज्म। बिल्कुल सही एनालॉजी है। कोशिश ये थी कि केंद्रीय नेतृत्व, सेंट्रल लीडरशिप को स्थानीय पहल, लोकल इनिशिएटिव और रचनात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी के साथ जोड़ा जाए। डिस्कशन होगा, बहस होगी, नीचे से फीडबैक लिया जाएगा। ये डेमोक्रेटिक एलिमेंट था। लेकिन एक बार जब ऊपर की बॉडी, खासकर पार्टी की सेंट्रल कमेटी या पोलिट ब्यूरो, कोई फैसला ले लेती है, तो नीचे के सभी लेवल्स को उसे बिना सवाल किए मानना और लागू करना होगा। ये सेंट्रलिज्म एलिमेंट था। अनुशासन पर बहुत जोर था। कहाँ लागू होता था ये सिद्धांत? ये सरकारी संगठन, सोवियतों के पदानुक्रम, मतलब हायरार्की ऑफ द सोवियट्स, लोकल सोवियत से लेकर सुप्रीम सोवियत तक, और खुद कम्युनिस्ट पार्टी संगठन पर लागू होता था। ये उनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल था, एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए, ताकि पार्टी लाइन से कोई भटके नहीं। समझ गया। सुनने में एफिशिएंट लगता है, पर डेमोक्रेसी वाला पहलू शायद दब जाता होगा इसमें। हाँ, आलोचक यही कहते हैं कि इसमें सेंट्रलिज्म ज्यादा हावी था डेमोक्रेसी पर। अब बात करते हैं अधिकारों की। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। क्या सोवियत संविधान में भी मौलिक अधिकार थे, जैसे अपने यहाँ संविधान में पार्ट 3 है, आर्टिकल 14, 19, 21 वगैरह? हाँ, बिल्कुल। संविधान ने नागरिकों को बड़ी संख्या में अधिकार प्रदान किए थे। इकोनॉमिक, सोशल, पर्सनल, कल्चरल और पॉलिटिकल राइट्स। काफी लंबी लिस्ट थी। अच्छा। और ये अधिकार राष्ट्रीयता, नस्ल, लिंग आदि के भेद के बिना सभी नागरिकों को समान रूप से गारंटीकृत थे। समानता पर काफी जोर था। इक्वालिटी वाज अ की प्रिंसिपल। लेकिन इसमें वो सोशलिस्ट वाला पेज था, है ना? सुना है ये अधिकार इंडिविजुअल लिबर्टी वाले नहीं, बल्कि सिस्टम को सपोर्ट करने वाले थे। मतलब इनका स्वरूप समाजवादी था। एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ा फर्क था वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज और सोवियत संघ के अधिकारों की समझ में। अधिकार तो थे, और कुछ तो बहुत प्रभावशाली थे कागज पर, जैसे काम का अधिकार, राइट ऑफ वर्क। मतलब सरकार गारंटी देती थी कि सबको काम मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे हमारे यहाँ MGNREG है, पर वो गारंटी शायद उतनी पक्की नहीं। आराम और अवकाश का अधिकार, राइट टू रेस्ट एंड लीजर, काम के घंटे तय, छुट्टियां वगैरह। लिवर लॉस जैसा। स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार, राइट टू हेल्थ प्रोटेक्शन, मुफ्त इलाज सरकारी अस्पतालों में। आयुष्मान भारत जैसा सोच सकते हैं, पर शायद ज्यादा यूनिवर्सल। बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता में भरण पोषण का अधिकार, राइट टू मेंटेनेंस, पेंशन वगैरह। आवास का अधिकार, सबको घर मिलेगा, ये लक्ष्य था। जैसे अपना PMAY योजना। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ये तो भारत में भी फंडामेंटल राइट है अब। सांस्कृतिक लाभों का आनंद लेने का अधिकार, राइट टू एंजॉय कल्चरल बेनिफिट्स। वैज्ञानिक, तकनीकी और कलात्मक कार्य की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। राइट टू वर्क, हाउसिंग, हेल्थ, ये तो आज भी कई विकसित देशों में पूरी तरह लागू नहीं है। ये तो मतलब वेलफेयर स्टेट से भी आगे की बात लगती है। फिर पेंच कहाँ था? दिक्कत क्या थी? पेच ये था कि इन अधिकारों का स्वरूप व्यक्तिगत, पर्सनल या इंडिविजुअलिस्टिक न होकर समाजवादी, सोशलिस्ट था। समाजवादी स्वरूप, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि वे USSR में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना
और मजबूती के लिए थे। संविधान कहता था कि नागरिक इन अधिकारों का उपयोग इस तरह से नहीं कर सकते थे जिससे समाज या राज्य के हितों या अन्य नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचे। अच्छा। मतलब मेरा अधिकार से पहले समाज का हित या राज्य का हित था। कलेक्टिव गुड ओवर इंडिविजुअल लिबर्टी। तो जैसे भाषण की स्वतंत्रता थी या नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच? हाँ, लिस्ट में थी। भाषण, प्रेस, सभा, बैठकों, सड़क जुलूसों और प्रदर्शनों की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, मीटिंग, स्ट्रीट प्रोसेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। फिर? लेकिन ये समाजवादी हितों के दायरे में थी। और समाज के हित क्या हैं, ये कौन तय करेगा? कम्युनिस्ट पार्टी। एग्जैक्टली। तो अगर आपके भाषण से या लेख से या प्रदर्शन से कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी व्यवस्था पर सवाल उठता है या उसकी आलोचना होती है, तो वो स्वतंत्रता सीमित की जा सकती थी। आप सरकार की आलोचना उस तरह से नहीं कर सकते थे जैसे भारत या अमेरिका में होती है। डिसेंट की गुंजाइश बहुत कम थी। समझ गया। और भी अधिकार थे। हाँ, लिस्ट लंबी है, जैसे राज्य और सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन और प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एंड पब्लिक अफेयर्स। पर यह पार्टी के फ्रेमवर्क के अंदर ही था। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का आइडिया, राज्य निकायों और संगठनों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार, एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म, सार्वजनिक और सामाजिक संगठनों में जुड़ने का अधिकार, पर ये संगठन भी पार्टी के कंट्रोल में होते थे ज्यादातर। अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब धर्म मानो या ना मानो, पर धर्म को प्रमोट करने की आज़ादी नहीं थी। राज्य नास्तिक था। पारिवारिक सुरक्षा पाने का अधिकार, व्यक्ति और घर की अनुलंघनीयता का अधिकार, प्राइवेसी जैसा, नागरिकों की गोपनीयता का अधिकार, अदालत द्वारा सुरक्षा का अधिकार, अधिकारियों या निकायों के कार्यों के खिलाफ अपील करने का अधिकार। राइट? हाँ, लिस्ट तो वाकई लंबी है, पर सबका निचोड़ यही के अधिकार थे, पर कंडीशनल थे, सिस्टम के प्रति लॉयल्टी के साथ बंधे हुए। हाँ बिल्कुल, आप सिस्टम के अंदर रहकर इन अधिकारों का फायदा उठा सकते थे, पर सिस्टम पर सवाल नहीं उठा सकते थे। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पर। मौलिक कर्तव्य, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी, ये तो अपने संविधान में भी हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। हाँ, सोवियत संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज का एक पूरा चैप्टर था। और संविधान साफ कहता था कि नागरिकों द्वारा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग इन कर्तव्यों और दायित्वों के प्रदर्शन से अविभाज्य है, इनसेपरेबल है। अच्छा, इनसेपरेबल मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। अगर आपको अधिकार चाहिए तो कर्तव्य भी निभाने होंगे। ये बात तो सही लगती है। हाँ, सिद्धांत तो अच्छा है। तो देखते हैं कर्तव्य कौन कौन से थे। हाँ बताइए, क्या ये हमारे कर्तव्य जैसे थे? संविधान मानना, झंडे का सम्मान करना, भाईचारा बढ़ाना? कुछ वैसे थे, कुछ अलग थे, जो उनके समाजवादी सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते थे। जैसे पहला तो कॉमन है, यूएसएसआर के संविधान और सोवियत कानूनों का पालन करना, टू ऑब्जर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोवियत लॉज। दूसरा, श्रम अनुशासन का पालन करना, टू ऑब्जर्व लेबर डिसिप्लिन। काम ईमानदारी से, डिसिप्लिन से करना। ये बहुत जरूरी माना गया था समाजवादी समाज के निर्माण के लिए। वर्क एथिक पे बहुत जोर था। तीसरा, समाजवादी संपत्ति को संरक्षित और सुरक्षित रखना, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द सोशलिस्ट प्रॉपर्टी। ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थी नहीं, सब स्टेट या कलेक्टिव का था, तो उसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी थी। जैसे सरकारी बस या ट्रेन को नुकसान ना पहुंचाना, पर उससे कहीं ज्यादा गहरी बात थी ये। चौथा, सोवियत राज्य के हितों की रक्षा करना, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सोवियत स्टेट। पांचवा, समाजवादी मातृभूमि की रक्षा करना, टू डिफेंड द सोशलिस्ट मदरलैंड। देशभक्ति का कर्तव्य। छठा, सैन्य सेवा प्रदान करना, टू रेंडर मिलिट्री सर्विस। ये अनिवार्य जैसा था। सातवां, अन्य नागरिकों की राष्ट्रीय गरिमाता सम्मान करना, टू रिस्पेक्ट द नेशनल डिग्निटी ऑफ अदर सिटीजन्स। क्योंकि यूएसएसआर एक बहुराष्ट्रीय देश था, बहुत सारी नेशनैलिटीज थीं। आठवां, अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और वैध हितों का सम्मान करना, टू रिस्पेक्ट द राइट्स एंड लॉफुल इंटरेस्ट्स ऑफ अदर पर्सन। ये भी कॉमन है। नौवां, प्रकृति की रक्षा करना और इसकी समृद्धि का संरक्षण करना, टू प्रोटेक्ट नेचर एंड कंजर्व इट्स रिचनेस। एनवायरमेंटल ड्यूटी, ये तो आज भी बहुत रेलेवेंट है। 10वां, ऐतिहासिक स्मारकों और अन्य सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना, टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड अदर कल्चरल वैल्यूज। और 11वां, विश्व शांति को बढ़ावा देना और मजबूत करना, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन वर्ल्ड पीस। या पश्चिमी देशों के संविधानों से कंपेयर करते हैं, वो प्रेसिडियम वाला कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म,
एक पार्टी राज और अधिकारों कर्तव्यों का वो समाजवादी चरित्र, ये सब मिलकर एक बिल्कुल अलग तस्वीर बनाते हैं। एक अलग दुनिया ही थी वो। हाँ, निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि कैसे एक अलग विचारधारा, आइडियोलॉजी, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, एक बिल्कुल अलग तरह का संवैधानिक और राजनीतिक ढांचा खड़ा कर सकती है, जिसके अपने तर्क थे, अपनी प्राथमिकताएं थीं, समाज को व्यक्ति से ऊपर रखना, आर्थिक समानता पर जोर देना, कम से कम सिद्धांत में, और पार्टी को मार्गदर्शक मानना। ये सब इसके कोर एलिमेंट्स थे। ये सफल हुआ या नहीं, वो एक अलग बहस है, पर ढांचा बहुत सोच समझकर बनाया गया था उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो 1993 में अडॉप्ट किए गए इस डॉक्यूमेंट के फीचर्स पर रोशनी डालते हैं। ये काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि याद रखना चाहिए कि रशिया फॉर्मर यूएसएसआर का सबसे बड़ा सक्सेसिव स्टेट था। हाँ, बिल्कुल। सोर्सेज के हिसाब से यूएसएसआर का लगभग 75% एरिया और 50% पॉपुलेशन रशिया में थी, और इकोनॉमिक मसल भी करीब 70% एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल आउटपुट वहीं से आता था। बाप रे, मतलब पावर हाउस था एक तरह से। हाँ, तो जब दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ, रशिया के लिए ये एक तरह से ग्राउंड जीरो था, एक नई शुरुआत। बिल्कुल, और उसी बैकड्रॉप में 20 दिसंबर 1993 को ये नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। इसका मकसद था एक नया पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खड़ा करना जो सोवियत पास्ट से अलग हो। ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि एक नए रशिया की एस्पिरेशन थी उस वक्त के हिसाब से। एक कोशिश थी एक नए फाउंडेशन की जिस पर देश आगे बढ़ सके। हाँ, एक सिस्टम रीबूट जैसा मोमेंट था। तो चलिए इसके जो खास फीचर्स हमारे सोर्सेज हाईलाइट करते हैं, उन्हें एक एक करके देखते हैं। कोशिश करेंगे समझने की ये फीचर्स क्या कहते हैं और 1993 के कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या मतलब रहा होगा। ठीक है। क्या यूनिक था, क्या फेमिलियर लगेगा, लेट्स अनपैक दिस। पहला पॉइंट जो सोर्सेज बताते हैं वो है इसकी बेसिक आइडेंटिटी, सॉवरन मल्टी एथनिक रिपब्लिक। राइट, ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है। सॉवरन मतलब आजाद, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैसले खुद लेने वाला, किसी बाहरी पावर के अंडर नहीं। यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद रशिया की इंडिपेंडेंस को असर्ट कर रहा था। रिपब्लिक मतलब स्टेट का हेड वंशानुक्रमिक मतलब हेरिडिटरी नहीं होगा जैसे राजा रानी, बल्कि इलेक्टेड होगा, मोनार्की का क्लियर रिजेक्शन। ओके। और मल्टी एथनिक, ये तो सुनकर इंडिया की याद आती है। इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ भी, तो रशिया में भी एक्नॉलेज करना जरूरी था। बहुत जरूरी। रशिया खुद एक बहुत बड़ा और डाइवर्स देश है जिसमें 100 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं। अच्छा। तो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में ही ये कह रहा है कि ये स्टेट किसी एक एथनिक ग्रुप का नहीं, सबका है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले कॉन्सेप्ट को फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश है, कह सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट था अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एथनिक नेशनलिज्म जो उस समय दूसरे पोस्ट सोवियत स्टेट्स में भी उभर रहा था। कहना कि हमारी पहचान सिविक है, एथनिक नहीं। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा, दूसरा फीचर है फेडरल स्टेट। ये भी फेमिलियर साउंड करता है, इंडिया भी फेडरल है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हाँ है तो। सोर्सेज में टाइप्स की लिस्ट दी है। 21 रिपब्लिक्स, 6 टेरिटरीज, क्राई, 49 रीजन्स, ओब्लास्ट, 10 ऑटोनोमस एरियाज, ओक्रू, 2 फेडरल सिटीज, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, और 1 ज्यूइश ऑटोनोमस रीजन, बिरोबिजन। इतनी वैरायटी, सिर्फ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जैसा सिंपल सिस्टम क्यों नहीं? देखिए, ये कॉम्प्लेक्सिटी रशिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा। ये अलग अलग यूनिट्स शायद हिस्टोरिकली अलग अलग स्टेटस रखती आई होंगी। कुछ एरियाज में स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप्स कॉन्सेंट्रेटेड होंगे जिन्होंने ज्यादा ऑटोनॉमी मांगी होगी यूएसएसआर के टूटने के वक्त। ओके। तो 1993 का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से इन सब एग्जिस्टिंग रियलिटीज को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स को आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं उनकी यूनिक हिस्ट्री या नीड्स के कारण। हाँ, बिल्कुल। रशिया में ये डिफरेंशिएशन और भी ज्यादा लेयर्ड है। शायद रिपब्लिक्स को सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी हो, फिर क्राई और ओब्लास्ट स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों, और ऑटोनोमस ओक्रुग्स स्पेसिफिक एथनिक माइनॉरिटीज के लिए हों। हर RAWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अपनी अलग कहानी, अपने अलग रूल्स, पर सब रहते एक ही बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स यानी रशिया में है, ऐसा समझ लीजिए। समझ गया। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी एक पर्पसफुल डिजाइन चॉइस थी उस समय की जरूरत के हिसाब से। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, और यहां से चीजें पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरफ मुड़ती है।
कॉन्स्टिट्यूशन एक लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर एस्टैब्लिश करता है और फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है। सोर्सेस कहते हैं कि इसने पहले के टोटलिटेरियन सिस्टम को रिजेक्ट किया। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है, टोटलिटेरियन से सीधे लिबरल डेमोक्रेटिक। हाँ, कम से कम ऑन पेपर तो ये एक रेडिकल शिफ्ट है। टोटलिटेरियन सिस्टम मतलब जहां स्टेट का कंट्रोल लाइफ के हर एस्पेक्ट पर हो, इंडिविजुअल लिबर्टी ना के बराबर हो और स्टेट आइडियोलॉजी सब पर थोटी जाए। हाँ, बिल्कुल। सोवियत यूनियन इसी मॉडल पर चला था। इसके ऑपोजिट लिबरल डेमोक्रेसी का फोकस इंडिविजुअल पर होता है। उसके राइट्स, उसकी फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज, सबके लिए बराबर, रेगुलर कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस और फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन। ये वो बेसिक अधिकार हैं जो स्टेट आपसे नॉर्मली नहीं छीन सकता। ये 1990s का ग्लोबल ट्रेंड भी था। बर्लिन वॉल गिरने के बाद ईस्टर्न यूरोप के देश डेमोक्रेसी अपना रहे थे, तो रशिया भी उस वेव का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। इसको अगर स्टूडेंट लाइफ से कंपेयर करें तो जैसे पहले एक सुपर स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल था जहां हर मिनट का शेड्यूल फिक्स था, यूनिफॉर्म के अलावा कुछ पहन नहीं सकते, प्रिंसिपल की बात ही अंतिम सत्य थी। और फिर एक नया सिस्टम आया जहां स्टूडेंट काउंसिल बनी, डिबेट क्लब शुरू हुए, स्टूडेंट्स अपनी बात रख सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी। अभी कितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ वो अलग डिस्कशन है, लेकिन 1993 कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन यही था, एक ओपन राइट्स बेस्ड सिस्टम बनाना। और इसी ओपन सिस्टम से जुड़ता है चौथा पॉइंट, मल्टी पार्टी सिस्टम और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये तो डेमोक्रेसी का कोर है। पहले तो सोवियत यूनियन में इफेक्टिवली एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि मल्टीपल पार्टीज होंगी, कंपीट करेंगी। ये पॉलिटिकल मोनोपोली को तोड़ने का एक फॉर्मल मैकेनिज्म था। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है कि लोगों के पास आइडियोलॉजिकल चॉइसेस हों। कोई सोशलिस्ट पार्टी हो सकती है, कोई लिबरल, कोई कंजर्वेटिव, कोई नेशनलिस्ट। वोटर्स फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी उनके इंटरेस्ट को बेहतर रिप्रेजेंट करती है, और फ्री एंड फेयर पीरियोडिक इलेक्शंस इस चॉइस को मीनिंगफुल बनाते हैं। फ्री मतलब सब एलिजिबल लोगों को वोट देने का मौका मिले बिना डराए धमकाए। राइट। फेयर मतलब वोट्स की काउंटिंग ईमानदारी से हो, इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, सब पार्टीज को कैंपेन का लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, कम से कम थियोरेटिकली। बात तो सही है। अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ना हो तो मल्टी पार्टी सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे कॉलेज इलेक्शंस में अगर एक ग्रुप दूसरे को कैंपेन ही ना करने दे या वोटिंग में रिगिंग हो जाए तो उसे इलेक्शन नहीं कह सकते। राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड किया है इसके लिए। अब पांचवा फीचर, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये टर्म तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी सुनते हैं। मतलब स्टेट की पावर को 3 ब्रांचेस में डिवाइड करना। लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाले पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, कानून लागू करने वाले गवर्नमेंट, और जुडिशरी, कानून इंटरप्रेट करने वाले कोर्ट्स। और सोर्स कहता है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। और जो फैसिनेटिंग चीज है यहाँ वो है इसके पीछे का प्रिंसिपल, चेक्स एंड बैलेंसेस। आइडिया ये है कि पावर करप्ट करती है तो पावर को कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति या बॉडी कानून बनाए भी, लागू भी करे और जज भी करे तो टिरनी का खतरा बढ़ जाता है। सही कहा। इसलिए तीनों फंक्शंस अलग अलग बॉडीज को दिए गए और उन्हें इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि वो एक दूसरे पर नजर रख सकें। जैसे लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया तो जुडिशरी चेक कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। ओके। एग्जीक्यूटिव कोई काम कर रही है तो लेजिस्लेटर उनसे सवाल पूछ सकती है, उन्हें अकाउंटेबल ठहरा सकती है। जैसे घर में रूल्स होते हैं, मान लीजिए रूल्स लेजिस्लेटर मम्मी पापा मिलकर बनाते हैं। उन रूल्स को फॉलो करवाना, घर चलाना एग्जीक्यूटिव, शायद बड़े भाई या बहन की जिम्मेदारी है। और अगर रूल्स को लेकर कोई कंफ्यूजन हो या झगड़ा हो, जुडिशरी, तो दादा दादी सुलझाते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर ये सब इंडिपेंडेंट होकर काम करें तो घर ठीक चलता है, लेकिन अगर सारी पावर सिर्फ एक के हाथ में हो तो बाकी सब दबके रहेंगे। एग्जैक्टली। ये आइडियल सिनारियो है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। हर सिस्टम इसको अलग तरह से इम्प्लीमेंट करता है, और रशिया का वर्जन अभी हम आगे देखेंगे, खासकर प्रेसिडेंट की पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, उस पर आते हैं। पहले लेजिस्लेचर की डिटेल्स देखते हैं। छठा पॉइंट, रशिया की लेजिस्लेचर, जिसे फेडरल असेंबली कहते हैं, ये बाइकैमरल है, यानी 2 हाउसेज हैं। अपर हाउस है फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस है स्टेट डूमा। ये तो इंडिया के राज्यसभा और लोकसभा जैसा लग रहा है। स्ट्रक्चर सिमिलर है। बाइकैमरलिज्म के पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं।
एक तो ये कि 2 हाउसेज होने से लॉ मेकिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, जिससे जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन से बचा जा सकता है। एक हाउस दूसरे के काम को रिव्यू कर सकता है। अच्छा। दूसरा रीजन जो रशिया जैसे फेडरल सिस्टम में इंपॉर्टेंट है वो है रिप्रेजेंटेशन। हाँ, कॉम्पोजिशन दी है सोर्सेज में। फेडरेशन काउंसिल अपर हाउस में 178 मेंबर्स हैं। हर टेरिटोरियल यूनिट से 2 मेंबर्स, चाहे वो रिपब्लिक हो, क्राई हो या ओब्लास्ट, सबसे 2 रिप्रेजेंटेटिव्स। हाँ, तो ये रीजनल इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। स्टेट डूमा में 450 मेंबर्स हैं जो पॉपुलर वोट से यानी डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं 4 साल के टर्म के लिए। तो ये लोगों की डायरेक्ट विल को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। फेडरेशन काउंसिल का डिजाइन राज्यसभा जैसा है, स्टेट्स या रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन देना, चाहे उनकी पॉपुलेशन कितनी भी हो। हर यूनिट से 2 मेंबर, मतलब छोटे यूनिट्स की आवाज भी बराबर वेटेज रखती है, कम से कम इस हाउस में तो। स्टेट डूमा लोकसभा की तरह है, जनता द्वारा डायरेक्टली चुना गया हाउस। तो कानून बनाने के लिए दोनों की सहमति मतलब अग्रीमेंट चाहिए होती है मोस्टली, जिससे रीजनल इंटरेस्ट्स और पॉपुलर विल दोनों का बैलेंस बना रहे। ओके, ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब आते हैं 7वें पॉइंट पे, जो काफी क्रूशल लग रहा है, प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रशियन फेडरेशन का प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है। हाँ, कर रहे हैं यूनिवर्सल एंड डायरेक्ट सफरेज से होता है, मतलब सभी अडल्ट सिटीजन्स डायरेक्टली वोट करके चुनते हैं। हाँ, ये इंडिया से अलग है, यहाँ प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन तो प्रेसिडेंट को काफी पावर देता होगा, एक पर्सनल मैंडेट मिलता है। बहुत स्ट्रांग मैंडेट मिलता है। वो कह सकते हैं कि मुझे पूरे देश की जनता ने सीधा चुना है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है, जैसा सोर्स बताता है। हाँ, सोर्स कहता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ हेड ऑफ स्टेट नहीं है, बल्कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी है और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी। तीनों। मतलब देश का सेरेमोनियल हेड भी वही, सरकार का असली हेड भी वही और सेना का हेड भी वही। तीनों टॉप जॉब्स एक ही आदमी के पास। हाँ, ये तो इंडिया के सिस्टम से बहुत अलग है। यहाँ हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट अलग हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर अलग। रशिया में तो सारी पावर प्रेसिडेंट के ऑफिस में कॉन्सेंट्रेट हो रही है। एग्जैक्टली इसे प्रेसिडेंशियल या कुछ लोग सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है जिस पर हम आएंगे। इसमें एग्जीक्यूटिव पावर काफी हद तक प्रेसिडेंट में वेस्टेड होती है। ये यूएस सिस्टम जैसा ज्यादा है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस के साथ। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट सिर्फ सिंबॉलिक हेड नहीं है, बल्कि डे टू डे गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल है। अच्छा, जैसे कंपनी में अगर सीईओ भी वही हो और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड भी वही, तो उसके पास स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और ऑपरेशनल कंट्रोल दोनों आ जाते हैं। तो फिर प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है? 8वां पॉइंट इसी पर है। प्रेसिडेंट ही चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे एमपीएम समझ सकते हैं, को अपॉइंट करते हैं और बाकी फेडरल मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं पीएम की सलाह पर। तो बेसिकली पूरी कैबिनेट प्रेसिडेंट की मर्जी से बन रही है। हाँ, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के हाथ में है। पीएम को स्टेट डूमा मतलब लोअर हाउस से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, लेकिन नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करते हैं। और मिनिस्टर्स के लिए तो शायद डूमा की कंफर्मेशन भी ना चाहिए हो, सिर्फ पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। और सोर्स ये भी कहता है कि प्रेसिडेंट पीएम या किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी डिसमिसल भी। हाँ, इससे तो पीएम और मिनिस्टर्स हमेशा प्रेसिडेंट के प्रेशर में रहेंगे। उनकी प्राइमरी लॉयल्टी प्रेसिडेंट की तरफ होगी, ना कि लेजिस्लेचर की तरफ, जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। मतलब पूरा कंट्रोल। बिल्कुल। ये प्रेसिडेंट पीएम रिलेशनशिप को क्लियरली प्रेसिडेंट के फेवर में टिल्ट करता है। पीएम एक तरह से प्रेसिडेंट के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर या एजेंट की तरह काम करते हैं, ना कि एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर की तरह जैसे इंडिया में पीएम होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी मॉडल का एक और इंडिकेटर है। इसको ऐसे समझें कि स्कूल में प्रिंसिपल प्रेसिडेंट ने एक हेड बॉय अपॉइंट किया है। हेड बॉय को कुछ पावर्स दी हैं, लेकिन प्रिंसिपल जब चाहे उसे हटा सकता है। तो हेड बॉय किसका हुक्म मानेगा? ऑब्वियसली प्रिंसिपल का। ये तो एग्जीक्यूटिव पावर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है प्रेसिडेंट में। क्या इस पर कोई चेक है? 9वां पॉइंट जुडिशरी के बारे में है, एक 19 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसका काम है ये चेक करना कि प्रेसिडेंट के डिक्रीज, ऑर्डर्स, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स और फेडरल असेंबली लेजिस्लेचर के बनाए कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं या नहीं। तो ये एक चेक हो सकता है। थ्योरेटिकली यस, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दी गई है। कोर्ट एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट या लेजिस्लेचर कोई ऐसा काम करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो कोर्ट उसे नलिफाई कर सकता है। 19 मेंबर्स की स्ट्रेंथ बताती है कि एक सिग्निफिकेंट बॉडी है।
ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को मेंटेन करने और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है। जैसे क्रिकेट मैच में थर्ड अंपायर होता है, अगर ऑन फील्ड अंपायर मतलब प्रेसिडेंट या लेजिस्लेचर कोई गलत डिसीजन दे तो थर्ड अंपायर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रिव्यू करके उसे ओवरटर्न कर सकता है, रूल बुक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? अगर वो भी प्रेसिडेंट के इन्फ्लुएंस में है तो खैर वो डिटेल सोर्स में नहीं है। अब आखिरी 10वां पॉइंट जो सोर्स में दिया है, प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस यानी इम्पीचमेंट। हाँ, तो प्रेसिडेंट बिल्कुल इम्यून नहीं है अकाउंटेबिलिटी से। अगर उन पर हाई ट्रीजन, देशद्रोह या कोई ग्रेव क्राइम, कोई बहुत संगीन जुर्म का आरोप लगे तो लेजिस्लेचर उन्हें इम्पीच कर सकती है। हाँ, ये एक अल्टीमेट चेक है एग्जीक्यूटिव पावर पर, लेकिन इसका प्रोसेस काफी डिफिकल्ट बनाया गया है, जैसा सोर्सेज बताते हैं। राइट। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को दोनों हाउसेज, फेडरेशन काउंसिल और स्टेट डूमा में 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 ये तो बहुत हाई थ्रेशोल्ड है, आसानी से पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, आसान नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट को हटाना बेहद मुश्किल है। हाँ, देखिए अगर हम इसको बिगर पिक्चर में देखें, इम्पीचमेंट मैकेनिज्म को पावरफुल तो होना चाहिए ताकि हाईएस्ट ऑफिस भी अकाउंटेबल रहे, लेकिन इसका थ्रेशोल्ड हाई रखने का रीजन ये होता है कि इस पावर का मिसयूज ना हो। अच्छा। वरना पॉलिटिकल ऑपोजिशन हर छोटी बात पे इम्पीचमेंट शुरू कर देगी, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज ये इंश्योर करता है कि ये प्रोसेस सिर्फ एक्सट्रीम और यूनिवर्सली कंडेम्ड केसेस में ही यूज हो। ये प्रेसिडेंट की पोजीशन की स्टेबिलिटी और उन्हें हटाने के प्रोसेस की सीरियसनेस दोनों को बैलेंस करने की कोशिश है। जैसे किसी सीनियर एम्प्लॉय को कंपनी से फायर करना एक बड़ा स्टेप होता है, जिसके लिए सॉलिड प्रूफ, प्रॉपर प्रोसीजर और मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रूवल चाहिए होते हैं। सिर्फ बॉस की नाराजगी काफी नहीं होती। बात तो सही है। तो ये थे 1993 रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मुख्य फीचर्स जो हमारे सोर्सेज ने बताए। एक तरफ हमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स दिखते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, इलेक्टेड लेजिस्लेचर, जुडिशियल रिव्यू। दूसरी तरफ एक बहुत ही स्ट्रांग प्रेसिडेंसी है जिसके पास एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री, अपॉइंटमेंट, डिसमिसल सब पावर्स हैं और जिसे हटाना भी बहुत मुश्किल है। और एक कॉम्प्लेक्स फेडरल स्ट्रक्चर भी है जो रशिया की डाइवर्सिटी को मैनेज करने की कोशिश करता है। एक यूनिक ब्लेंड लग रहा है ये। हाँ, ये 1993 के रशिया की पिक्चर दिखाता है, एक देश जो सोवियत पास से निकलकर एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें स्टेबिलिटी की जरूरत भी थी और डेमोक्रेसी की एस्पिरेशंस भी। ये कॉन्स्टिट्यूशन उसी कश्मकश और कॉम्प्रोमाइज को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे पावर को स्ट्रक्चर किया गया, कैसे अलग अलग इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश की गई, ये सब इन फीचर्स में झलकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।